देखिए तो आया, फिर से शुरू करना होगा ना। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम होगा डॉक्टर सुशांत। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन MBBS है और मैंने MD भी किया हुआ इंटरनल मेडिसिन में, और काफ़ी लंबे समय से मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ और आप लोगों को गाइड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। क्लास 12 का टॉपिक मुझे अलॉट हुआ है, उस टॉपिक का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और उसको शुरुआत करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर गाइड कर देना चाहूँगा। पहली बात यहाँ पर ये है कि NCERT की बुक्स को आपको जरूर फॉलो करना होगा। मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, उसके किसी भी लाइन्स को छोड़ना हम लोग को मोटिव नहीं होता, लेकिन हाँ, उससे जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसको जितना भी एक्सपैंड करने की जरूरत होती है वो मुझे एक्सपैंड करना ही होगा, और उससे कितना एक्सपैंड करना होगा ये डिसीजन सिर्फ मेरा होगा, लेकिन आप लोग NCERT की बुक को लेकर रखें। संग संग मेरे ख्याल से PDF भी प्रोवाइड कर दिया गया, उससे एक ब्रॉड एक खाका आपको मिला होगा कि क्या क्या डिस्कस हम लोग करने वाले हैं और किस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन साथ में ब्लैंक पेज भी रखिएगा, हो सकता है उसमें कुछ ओमिटेड हो जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ और आपको इच्छा हो कि आप उसे नोट डाउन कर सकें, तो बेहतर होगा कि आपके पास वो एक पेपर भी हो, प्लेन पेपर हो, साथ में नोट डाउन करने के लिए NCERT की बुक्स हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अपना जो हेडिंग है आज का। तो सबसे पहला जो लाइन इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे, नजर डालेंगे, तो किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। आखिर क्या जरूरत थी इस लाइन को लिखने की कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस? दरअसल क्लास 11th का जब आखिरी चैप्टर जब आपने डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मुझे जहां तक ध्यान आता है एनिमल किंगडम ही होता है, तो ध्यान दीजिए कि एनिमल किंगडम का लास्ट जब हम लोग करते हैं तो कॉर्डेट्स में आते हैं, और कॉर्डेट्स में भी सबसे आखिरी में हम लोग मैमल्स पर आते हैं। दैट मीन्स मैमल्स ही वो पोर्शन, आखिरी पोर्शन होता है जहां पर क्लास 11th को हम लोग डिटेल में उसको डिस्कस करते हुए समाप्त करते हैं। और उस पोर्शन को अगर आप वहां पर ध्यान रखें तो वहां पर मैमल्स आपने पढ़ा होगा कि मैमल्स, टाइप्स ऑफ मैमल्स, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं जिससे कि आपको उस वर्ड के मतलब को मैं समझा सकूं। जैसे टाइप्स ऑफ मैमल्स है ना, उस समय एनिमल किंगडम वाले पोर्शन में आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि मैमल्स उस समय 3 तरीके से आपको बताया गया होगा। पहले तरीके के मैमल्स हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्रोथेरियंस कहते हैं, प्रोथेरियंस कहते हैं। दूसरे तरीके के मैमल्स हम लोग कहते हैं मेटाथेरियंस, मेटाथेरियंस। और तीसरे तरीके के मैमल्स को हम लोग नाम देते हैं यूथेरियंस, हम लोग नाम देते हैं। ये हो गए, ये स्पेशल टर्म्स हो गए, तकनीकी शब्द हो गए, लेकिन इसको सामान्य आसान शब्दों में भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे प्रोथेरियंस को सामान्य शब्दों में क्या कहा जाता है? इसे हम लोग सामान्य शब्दों में कहते हैं एग लेइंग मैमल्स। M फॉर मैमल्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। प्रोथेरियंस को सामान्य शब्दों में कहा जाता है एग लेइंग मैमल, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको जहां तक ध्यान होंगे, एखिडना, इसमें एक एग्जांपल आता है, एखिडना आता है। प्लेटिपस करके एक एग्जांपल आपने सुना होगा, प्लेटिपस भी इसी में आते हैं। दैट मीन्स ये कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिन्हें अंडे देने की आदत होती है। ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रोथेरियंस। लेकिन बाद में मैमल्स की एडवांसमेंट हुई, या मैमल्स के एडवांसमेंट होने के बाद अगले जिस मैमल्स पर हम लोग चले गए उसका नाम पड़ा मेटाथेरियंस। मेटाथेरियंस को हम लोग पाउच्ड, मेटाथेरियंस को हम लोग पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं, पाउच्ड मैमल्स। तो लिखते हैं यहां पर पाउच्ड मैमल्स। और इसका एक और स्पेशल शब्द मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स। आखिर इसको मार्सुपियल्स भी क्यों कहते हैं या पाउच्ड मैमल्स क्यों? मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा होगा। एग्जांपल का नाम मैं पहले लिख देता हूं, उसका नाम है कंगारू। आपने देखा होगा कि कंगारू के पास शरीर में आगे की तरफ वेंट्रल साइड में एक पाउच होता है, उस पाउच का नाम होता है मार्सुपियम। दैट मीन्स क्योंकि उसके पास मार्सुपियम नाम का एक पाउच होता है, इसलिए ऐसे एनिमल्स को मार्सुपियल्स कहते हैं, पाउच मैमल्स कहते हैं, और इसका विशेष नाम होता है मेटाथेरियंस। लेकिन लास्टली हम लोग जिस मैमल्स, टाइप ऑफ मैमल्स को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ मैमल्स में लास्ट वाले का नाम होता है यूथेरियंस। अगर आप इस वर्ड को अगर आप ध्यान दें तो आपने देखा होगा इसमें यूथेरियंस में शुरुआत कहां से किया गया है? यू। मेरे ख्याल से EU, जिसे हम लोग यू पढ़ते हैं, इसका मतलब बहुत आसानी से आपने सुना होगा, कई दफा सुना होगा। यू को जनरली हम लोग ट्रू शब्द से संबोधित करते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, है ना। उसी तरीके से यू का मतलब होता है ट्रू। दैट मीन्स यूथेरियंस को ही हम लोग दूसरे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग ट्रू मैमल्स, ट्रू मैमल्स। और ये जो ट्रू मैमल्स, आखिर इसको यूथेरियंस को ट्रू मैमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि बाकी दोनों के पास नहीं है। आखिर वो क्या है? प्लेसेंटा। आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग भी जन्म से पहले अपने मदर से यूट्रस के अंदर एक खास स्पेशल अरेंजमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। उस स्पेशल अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? प्लेसेंटा। क्योंकि इन सारे एनिमल्स में प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर, हम लोग प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इन एनिमल्स से हम लोग प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। दैट मीन्स प्लेसेंटल मैमल्स को हम लोग ट्रू मैमल्स भी कहते हैं, यूथेरियंस भी कहते हैं। और इसका बेहतरीन एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है, ह्यूमंस। वी द ह्यूमंस आर आल्सो अंडर दिस कैटेगरी। हम लोग ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे प्लेसेंटल मैमल्स की कोई कमी नहीं है।
अब रहा सवाल, तो मैमल्स तीन वैरायटी के, प्रोथेरियंस, मेटाथेरियंस, यूथेरियंस है। यूथेरियंस का बेहतरीन एग्जांपल है ह्यूमन, और जिस चैप्टर को हम लोग आगे लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम भी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और यही वजह है कि इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर के सबसे पहले लाइन में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एंड विविपेरस, दैट मीन्स सीधे बच्चे को यहां पर जन्म देते हैं। उनमें ऐसे किसी भी अंडे वगैरह जैसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, वो सीधे सीधे लाइव बर्थ यहाँ पर, मतलब कि विविपेरस यहाँ पर प्लेसेंटा से कनेक्टेड लाइव बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए उसको विविपेरस भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पहले टर्म को हम लोगों ने इलेबोरेट किया। चलिए अगली लाइन पर आते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग, आपके पास चैट सेक्शन है, आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी आपको दिक्कत हो रही है, आपको यहाँ पर दोबारा सुनने की इच्छा, आप उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं उसे बेहतर कोशिश करूंगा कि और बेहतर तरीके से आपको इलेबोरेट कर सकूं। तो चलिए पहले लाइन को हम लोग ने क्लियर किया कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। क्यों कहा था, इस पोर्शन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला अगर आप ध्यान से देखें तो एनसीईआरटी में अगला एक खास चीज चल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही फिलहाल हम लोग हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, है ना, रिप्रोडक्टिव इवेंट करके पूछ रहा है वहां पर। आखिर ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है क्या? सपोज कीजिए गैमीट बनने से लेकर जन्म तक के बीच में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको एक सीरीज में सजाने की बात कर रहा है। उसे आप एक सीरीज में सजाएं कि गैमीट बनने से शुरुआत करेंगे और लास्टली यहां पर जन्म होगा, इस बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई होंगी एक से बाद एक। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिला भी करते हैं, और इसमें ऐसे कई सारे हम लोग मुख्य टर्म्स यहां पर सुना करेंगे जिसका आगे जाकर हम लोग काफी बेहतर तरीके से प्रयोग करेंगे और इसी चैप्टर में प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट को क्या करते हैं, एक सीरीज में पहले सजाने की कोशिश करते हैं। जो भी दिक्कत होगी किसी टर्म में आप आराम से यहां पे पूछ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला इवेंट क्या होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल, गैमीट का तो प्रोड्यूस करना ही होगा, बगैर गैमीट बने तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। गैमीट बनाने किसी घटना को हम लोग कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, लेकिन हाँ गैमीट बनाने की प्रक्रिया है गैमीटोजेनेसिस कह रहे हैं, लेकिन मेल और फीमेल में इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। सपोज कीजिए मेल में इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेल में इसको हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म को हम लोग बना रहे हैं। जेनेसिस का मतलब भी होता है फॉर्मेशन, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, देयरफॉर दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि फीमेल में ओवम के प्रोडक्शन को हम लोग नाम देते हैं oogenesis, हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं। ऊ मतलब होता है ओवम के लिए, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। यानी सबसे पहले तो मेल हो या फीमेल गैमेट्स बनेंगे, इन दोनों प्रोसेस को मिला के कहते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। मेरे ख्याल से और इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें। अब क्या होता है, सिंपली मेल का जो गैमिट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म नाम का गैमिट बना होगा, और oogenesis में ओवम नाम का गैमिट बना होगा, जो कि फीमेल के शरीर के अंदर ही रहेगा। लेकिन मेल अपने इस स्पर्म नाम के गैमिट को जो फीमेल में ट्रांसफर करता है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। स्लो स्लो स्लो, सिर्फ स्लो के लिए आ रहा है। ओके चलिए स्लो करते हैं, और कुछ लिखने की जरूरत होगी तो आप संग संग अपने साथ लिखते भी जाइएगा, ब्लैंक पेपर आपने लिया ही होगा अभी तक। तो सबसे पहला प्रोसेस अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इसका नाम था गैमेटोजेनेसिस। बहुत आसान सा शब्द है, स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ओवम के प्रोडक्शन को oogenesis भी कहा जाता है। चलिए सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप ले लेते हैं। अब मेल क्या करता है, अपने मेल गैमेट दैट मींस स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करता है, जिससे के अंदर ओवम के साथ वो फ्यूज कर सके। इस मेल गैमेट को फीमेल के शरीर में ट्रांसफर करने की किसी घटना को नाम देते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन बहुत आसान सा चीज है, आप अपने सामने वहां पर लिख भी सकते हैं। दैट मींस इंसेमिनेशन को क्या कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि बहुत आसान सा चीज है, साइंस का मतलब होता है उसे समझना। जरूरी नहीं है कि आप उसके हर लाइंस को बिल्कुल रटने की कोशिश करें, एज इट इज जैसा हम बोले वैसा ही दिमाग में रखें। आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपने भाषा में, दैट इज ऑल्सो ओके, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है संग संग लिख लीजिए। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। चलिए अगले प्रोसेस पर आते हैं, उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे आप लोग। तीसरे प्रोसेस का नाम होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब जरा सोचिए कि मेल गैमेट ऑलरेडी फीमेल के शरीर में जा चुका है, फर्टिलाइज होगा। चलिए इस प्रोसेस को एक इमेज से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक पहले एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग।
बहुत लोगों को मेरे ख्याल से नाम, हालांकि इसी चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल में भी फिलहाल पढ़ने वाले, लेकिन बेसिक नाम तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा ही। इस जो भी दो आपको ऐसे ओवल से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसी को हम लोग नाम देते हैं हम लोग ओवरी। इसी के अंदर ओवम का प्रोडक्शन हुआ होगा। फीमेल के इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में कई सारे आपको अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। सपोज कीजिए इसका नाम फैलोपियन ट्यूब है, इसे हम लोग यूट्रस के नाम से देखते हैं, इसे हम लोग वजाइनल कैनाल भी कहते हैं। आगे काफ़ी डिटेल में आएगा, लेकिन फिलहाल एक बेसिक टर्म पर आते हैं। तो मेल में गैमिट बना होगा स्पर्म, फीमेल में गैमिट बना होगा ओवम। तो ओवम कहां पर बना होगा? ओवम तो बना होगा ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर ओवम बना, इमेजिन कीजिए कि ओवम रहा, ओवरी के अंदर बना। फिर ओवरी से क्या होता है? रिलीज हो जाता है ना। ओवरी से रिलीज हुआ, ओवरी से रिलीज होने के बाद ये जो ओवम है फैलोपियन ट्यूब के अंदर आया होगा, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर आकर इस जगह पर ओवम ऑलरेडी वेट करता है। अब मेल ने क्या किया? दैट मींस एक फीमेल गैमिट है। अब मेल ने अपने मेल गैमिट जिसका नाम होगा स्पर्म्स, उसको इस जगह पर रखा होगा। इस जगह पर स्पर्म्स को लाने की इसी घटना को हम लोग कहते हैं हम लोग इंसेमिनेशन, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है। अब स्पर्म्स इस जगह से क्या किए होंगे? स्पर्म्स इस जगह से मूव किए होंगे। स्पर्म्स ने इस जगह से मूव किया होगा, और इस जगह से मूव करने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आए होंगे। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद इस जगह पर ओवम और जो स्पर्म इस जगह से इस जगह तक आया होगा, दोनों आएंगे और दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। इसी फ्यूजन की घटना को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सिंपल से वर्ड है फर्टिलाइजेशन। मेरे ख्याल से बहुत हर जगह तो आप लोग सुनते ही रहे। दैट मींस फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल तरीके से क्या है, कह सकते हैं हम लोग, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन ह्यूमंस में ये प्रोसेस कहां पर होती है? इन फैलोपियन ट्यूब। इसलिए अगर आपको लिखने की इच्छा है तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं फर्टिलाइजेशन में कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इन फैलोपियन ट्यूब। बहुत ज्यादा मुश्किल भरा शब्द नहीं है ये। ब्लर हो रहा है, बोल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मेल गैमिट आया, फीमेल गैमिट यहाँ पर पहले से था, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ। इसी फ्यूजन की घटना को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया अगला इवेंट, तीसरा। ऑब्वियसली इसके बाद आया फर्टिलाइजेशन। मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो आगे क्या हुआ होगा? चलिए आगे डिस्कस, अगले वर्ड पर चलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनाने वाले है ना। इमेजिन कीजिए जो भी घटना यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में घट रही है, सेम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको दिखे दूर तक। सेम स्ट्रक्चर है। चलिए मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन की घटना इस जगह पर हुई थी, फर्टिलाइजेशन की घटना इस जगह पर हुई थी, और जो स्ट्रक्चर ने, जो नया स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग कहते हैं जायगोट। अब इस जायगोट में क्या हुआ होगा? कई तरीके से डिवीजन होंगे, आगे काफी डिटेल में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके के डिवीजन का नाम हम लोग देते हैं यहाँ पर क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन आखिर नाम क्यों देते हैं? जनरली आप जानते होंगे कि जब भी कोई सेल डिवाइड करने से पहले क्या करता है? अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ाता है, और साइज को बढ़ाने के बाद तब जाकर वो डिवाइड करता है। लेकिन यहां पर क्या होगा? ये जो जाइगोट है, इसे बढ़ने के लिए इसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये भी इसी चैप्टर में लोग काफी डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप जानकर रखिए कि जाइगोट को फिलहाल एक्सपैंड करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, और स्पेस नहीं मिलने के बाद की वजह से ये उतने ही छोटे साइज में बस डिवाइड करता चला जाए, यानी साइज में बढ़ोतरी तो नहीं होगी और सिर्फ डिवाइड करेगा। इसी डिवाइड करने की घटना को हम लोग कहते हैं क्लीवेज डिवीजन। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगली जो प्रक्रिया आने वाली है, उस प्रक्रिया का नाम क्या रखेंगे हम लोग? क्लीवेज डिवीजन, इसको हम लोग नाम रखेंगे। और क्लीवेज डिवीजन यहां पर होता रहेगा। अब फिलहाल क्लीवेज डिवीजन हुआ तो एक की जगह कितने सेल नजर आ रहे हैं? 2। साइज नहीं बढ़ रहा, बस उतने ही दूर में बस डिवाइड करता जा रहा है। तो फिलहाल एक की जगह कितने सेल दिख रहे हैं? 2। एक समय ऐसा आएगा जब 2 के बाद दिखेंगे 3, 3 के बाद दिखेंगे 4, उसके बाद टोटल हो जाएंगे 8, 8 के बाद होंगे 16, और 16 के बाद 32 सेल का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप होगा। 32 सेल। अब जरा सोचिए कि ये जो एक सेल का जो जाइगोट था, उसके बाद यहां पर क्या नजर आएगा? उसके बाद यहां पर 32 सेल का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर यहां पर नजर आने लगेगा। इसी बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं मोरूला। मतलब क्लीवेज डिवीजन के बाद एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम रखेंगे मोरूला, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या रखेंगे? मोरूलेशन। इसका नाम रखेंगे मोरूलेशन, क्योंकि मोरूला बना। उसके बाद इसमें और फर्दर काफी ज्यादा डेवलपमेंट होगा। उसके बाद कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा, उसके बाद आप देखेंगे ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बढ़ोतरी होगी, इसके साइड में भी बढ़ोतरी होगी, और क्या होगा कि इसके अंदर सेल के एक आउटर कवरिंग होगी, उसके अंदर सेल के गुच्छे भी होंगे, और साथ में क्या होगा? कुछ फ्लूइड्स इसके अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा। इस तरीके के नए दिखने वाले स्ट्रक्चर का नाम यहां पर रखते हैं हम लोग ब्लास्टुला, क्योंकि अब एक नया स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर एक फ्लूइड भी दिख रहा है, ब्लास्टुला नाम का स्ट्रक्चर बना, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखेंगे हम लोग ब्लास्टुलेशन। इस प्रोसेस का नाम होगा ब्लास्टुलेशन। उसके बाद क्या होगा? अब ये ब्लास्टुला नाम का जो स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करेगा, यहां से आगे बढ़ेगा,
क्योंकि अब तो इसको यूट्रस की तरफ जाना है, इम्प्लांट करना होगा। अब ये ब्लास्टुला नाम का स्ट्रक्चर यूट्रस में जाएगा। इमेजिन कीजिए कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूट्रस में आया, और जैसे ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूट्रस में आया, मान लेते हैं कि चलिए यही वो स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रस में यहाँ तक फिलहाल पहुंच चुका है। जैसे ही यूट्रस तक पहुंचेगा, उसका यूट्रस के जो सेल्स होंगे इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल उसको घेर लिया जाएगा, बंद कर लिया जाएगा। इस बंद करने की घटना को हम लोग कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन, यानी कि अब वो इम्प्लांट होगा, उसको घेर लिया जाएगा यूट्रस में, यानी ब्लास्टुला बनने के बाद अगली जो प्रक्रिया होगी उसका नाम रखेंगे हम लोग इम्प्लांटेशन। इमेजिन कीजिए अब तो इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद आप देखेंगे, उसके बाद यूट्रस के वाल और ये जो भी स्ट्रक्चर अंदर फिलहाल दिख रहा है, इसके बीच में क्या होगा, एक कनेक्शन डेवलप होने लगेगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इसी नए स्ट्रक्चर जिसकी वजह से यूट्रस के वाल से जो भी स्ट्रक्चर यहां था जुड़ गया, इसी जुड़ने की घटना को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। इस नए स्ट्रक्चर का नाम है प्लेसेंटा, क्योंकि ये फिलहाल प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर बना, जिसकी वजह से अब अटैचमेंट हो गया मदर के यूट्रस के वाल से, इसलिए इस नए प्रोसेस का नाम होता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन। अब सपोज कीजिए, अब फिलहाल ये स्ट्रक्चर क्या था, प्लेसेंटा से अटैच हो गया, इस घटना का नाम रखेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद क्या हुआ होगा, बहुत सारी घटनाएं यहां पर घटी होंगी, लेकिन लास्टली आप देखेंगे कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं हम लोग, है ना। मान लेते हैं कि ये था प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, इसको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया गया था, पहले ही घेर लिया गया था, और इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है फिलहाल, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर फिलहाल दिख रहा है वो क्या आप दिखेगा, जैसे मान लेते हैं सेम स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लांट किया था, प्लेसेंटा से जोड़ा था। अब उसमें क्या होगा, जितने भी अंदर के सेल्स हैं ना, अपने आप को क्या करेंगे, 3 लेयर में अरेंज कर लेंगे। इमेजिन कीजिए, एक फर्स्ट लेयर होगा, सेकंड लेयर होगा, थर्ड लेयर होगा, और जब 3 लेयर में जब सेल्स इसके अंदर अरेंज हो जाएंगे, इस 3 लेयर में जब सेल्स अरेंज हो गए, इस नए स्ट्रक्चर का नाम पड़ता है गैस्ट्रूला, क्योंकि अब गैस्ट्रूला नाम का स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि गैस्ट्रूला नाम का स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखेंगे हम लोग गैस्ट्रूलेशन। 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 बहुत घटनाएं होंगी, लेकिन लास्टली अब इसके अंदर क्या होंगे, सारे ऑर्गन्स डेवलप कर जाएंगे, सारे ऑर्गन्स बनेंगे। वक्त लगता है, सारे ऑर्गन्स बनेंगे, और ऑर्गन्स बनने की इन्हीं घटना को हम लोग कहते हैं हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गन्स बनेंगे इसलिए नाम होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। लेकिन जरा सोचिए कहां से कहां तक हम लोग आ गए। पहले तो गैमिट था, गैमिट एक जगह गए, फर्टिलाइज फ्यूज किए, डिवाइड किए, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर एक फ्लूइड चलाया, यूट्रस के वाल से जाकर सट गए, प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो गए, सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो गए, और अब सारे ऑर्गन बनेंगे। लेकिन इस ऑर्गन्स तक के स्ट्रक्चर को बनने में टोटल कितने महीने लग जाएंगे, 9 मंथ्स। ह्यूमंस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है 9 मंथ्स। और यहां से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर ऑर्गन्स बनने तक की इस पूरी प्रक्रिया को अगर एक नाम देना होगा तो क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी एक कॉमन शब्द अगर देना होगा तो कहेंगे पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रियो यहां पर बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही आसान और काफी फेवरेट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन। तो सारी घटना फर्टिलाइजेशन होने से लेकर ऑर्गन्स बनने तक की पूरी घटना को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन इसी का तकनीकी शब्द क्या है, जेस्टेशन। इसी को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन। लेकिन अब तो एनिमल ऑर्गेनिज्म पूरा बन गया होगा, अब तो उसके जन्म लेने की बारी है। इस लास्ट एक घटना और घटेगी, जब जेस्टेशन पीरियड बिल्कुल कंप्लीट है, यानी ऑर्गन्स तक बन गए, जेस्टेशन पीरियड बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब लास्ट एक ही घटना घटेगी। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए इस जगह पे एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, 11 नंबर लास्ट पॉइंट यहां पर है इस जगह पर। दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन फॉलोड बाय लैक्टेशन। बच्चे के जन्म होने की घटना, बच्चा जो जन्म लेता है, बच्चे के जन्म होने की किसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। और वैसे पार्चुरेशन के बाद जो पॉइंट जो चीज देखने को मिलता है फीमेल्स में, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। दैट मींस जो दूध निकलता है, मिल्किंग आल्सो नोन एज लैक्टेशन। अब जरा सोचिए हम लोग कहां से कहां तक आ गए, ऑर्गन्स भी बन गए, पूरा जेस्टेशन पीरियड यहां पर कंप्लीट हो गया, बच्चे का जन्म हुआ, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन फॉलोड बाय मिल्किंग कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो ये है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। इस चैप्टर में हर एक टर्म को हम लोग को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, जब तक कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाएं। जो भी अच्छे ऑथेंटिक बुक्स में दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से सॉल्व होंगे। तो जरा सोचिए, यानी कि इससे एक हम लोग को खाका ये भी मिलता है कि हम लोग को कहां से कहां तक शुरू करना है। हम लोग गैमीट से शुरू करते करते लास्टली लैक्टेशन तक यहां तक पहुंचेंगे काफी डिटेल में इस प्रोसेस को।
लेकिन अब आपको आपके पास एनसीईआरटी होगा ही, आपको थोड़ा सा, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे अभी जस्ट हमने यहाँ पर कहा कि पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम लोग जेस्टेशन कहते हैं। अभी एक और दूसरे तरीके से भी हमने कहा कि ह्यूमंस में कितना है, 9 मंथ्स है ना। इसको और डिटेल में भी लिखेंगे, लिख कर भी बात करेंगे। ह्यूमन में इसको हम लोग 9 मंथ्स कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई हर एनिमल्स में इतना ही होते हैं? आपको ही पता है कि हर एनिमल्स में तो एक नहीं होता, सब में डिफरेंसेज यहाँ पर होते हैं, काफी कम भी होते होंगे, ह्यूमन से भी ज्यादा लंबा वक्त लगता होगा किसी के डेवलपमेंट में। तो एनसीईआरटी के बिल्कुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आखिरी पेज में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके आखिरी पेज में एक क्वेश्चन वहां आपसे पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आखिरी पेज थ्योरी में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द जेस्टेशन पीरियड इन, पूछ रहा है कुछ नए एनिमल्स के नाम उसने दिए हैं, जैसे क्या क्या नाम वहां पर होंगे, रैट है, रैबिट है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, ह्यूमंस हैं। तो बोल रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यानी एनिमल्स में जेस्टेशन पीरियड कितना कितना है, जरा आप बताएं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग अब इसी जेस्टेशन पीरियड को थोड़ा सा डिटेल पहले करते हैं और देख लेते हैं कि किस एनिमल में जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, और ह्यूमंस को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे। कोई कमेंट? अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप फिलहाल पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन है ब्लास्टुलेशन, एक बार फिर से, बहुत आसान सा चीज है। जब इस जगह पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना था तो उसका नाम था मोरूला, इसलिए प्रोसेस का नाम था मोरुलेशन, जो बना वैसा नाम दे दिया। जब तक बॉल लाइक स्ट्रक्चर था मोरूला, उसका नाम था मोरुलेशन, प्रोसेस का नाम था मोरुलेशन, स्ट्रक्चर का नाम था मोरूला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर कुछ फ्लूइड, कुछ स्पेस भी आ गया। पहले जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर था तो उसके अंदर स्पेस नहीं था, बाद में क्या हुआ, उसके अंदर स्पेस भी आ गया, और स्पेस के अंदर कुछ फ्लूइड्स भी एक्युमुलेट हो गए। अंदर जो स्पेस है उस स्पेस का नाम रखते हैं ब्लास्टोसिल। अब ब्लास्टोसिल नाम के स्पेस में कुछ फ्लूइड है यहाँ, है ना, और कुछ फ्लूइड के अकोमुलेशन, जिस फ्लूइड का नाम भी आगे रखेंगे, कभी ना कभी देखेंगे आप, डिटेल में आप जाएंगे तो देखेंगे। तो अंदर ब्लास्टोसिल नाम का स्पेस है, उसके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट है, और इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला बनने की घटना को हम लोग कहते हैं ब्लास्टुलेशन। इको हो रहा है, बोल रहा है। इको हो रहा है। एक क्वेश्चन जा रहा है कि हाउ प्रेगनेंसी अफेक्ट्स ऑर्बेक्स प्लेक्सस। ये क्वेश्चन बड़ा अनयूजुअल ही है, क्योंकि पहले तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज ऑर्बेक्स प्लेक्सस, व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज इट्स लोकेशन। आपने देखा भी होगा जब आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे होंगे 11th क्लास में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे टोटल 4 लेयर्स थे, और उन्हीं 4 लेयर्स के बीच में 2 खास तरीके के प्लेक्सस पाए जाते थे। जो दोनों मसल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल के बीच में जो प्लेक्सस था उसका नाम था मैंट्रिक प्लेक्सस, इसको ऑर्बेक्स प्लेक्सस भी कहते थे। अब रहा सवाल मैंट्रिक प्लेक्सस या ऑर्बेक्स प्लेक्सस, जो एलिमेंट्री कैनाल में आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल के बीच में है, उसके ऊपर आप प्रेगनेंसी के असर को पूछ रहे हो। ये थोड़ा एक अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, आप देख रहा है। माइट भी अगर आपके पास कुछ हो तो आप लिख कर भेजें, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई खास असर पड़ता है उसके ऊपर। इको कहाँ से आ रहा है, माइक से आ रहा है क्या? अभी भी बार बार लिखे। इको हो रहा है। यहाँ पर इको नहीं आ रहा है। और ध्यान से उसे सुने, और संग संग हो सके तो उसको लिखने की भी कोशिश करें साइड में, एक
ब्लैंक पेज रखें उसे। ठीक है, शुरू। ध्यान से, बैलेंस बहुत मुश्किल है उस पर। शुरू। तो अभी तक फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हेडिंग है हम लोग का, वो है रिप्रोडक्टिव इवेंट। और रिप्रोडक्टिव इवेंट में हम लोग कई सारे घटनाओं को एक सीरीज में फिलहाल यहाँ पर सजा कर रखे हुए हैं। आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिस्सा सुनाई नहीं पड़ा होगा अच्छे से, उसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और अगर दिक्कत हो तो आप उससे पूछ लें। साइड में एक ब्लैंक पेज रखें, उस पर अच्छे से नोट डाउन से संग संग करते चले, अच्छा रहेगा। ये सभी मुख्य वर्ड्स हैं, है ना, इस बहुत सिंपलेस्ट वर्ड्स हैं। इन्हीं वर्ड्स को आगे हम लोग डिटेल में प्रयोग किया करेंगे हर बार। तो पहले तो वर्ड का मतलब पता हो, तब तो उसको आगे प्रयोग करना काफ़ी आसान आपको महसूस होगा। तो इन वर्ड्स के मतलब को भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी डिटेल में आएगा, इस सारे जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं काफ़ी डिटेल में आएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस बेसिक एक दो लाइन के उसका जो आंसर उसको समझने की कोशिश करें। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट में। सबसे पहला इवेंट क्या आता है? गैमीट प्रोड्यूस करना है। मेल में जो गैमीट प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है स्पर्म, और फीमेल में जो गैमीट प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है ओवम। स्पर्म बनने की घटना को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनने की घटना को कहते हैं हम लोग oogenesis। और दोनों ही प्रक्रिया को मिलाकर अगर एक कॉमन वर्ड देना होगा तो नाम होगा गैमेटोजेनेसिस, जो आपको यहाँ पर फिलहाल दिख रहा है। तो पहला तो ये घटना घटी होगी। दूसरा, मेरे ख्याल से शब्द आपको याद आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले हमने समझाया था कि मेल का गैमेट जिसका नाम है स्पर्म, उसे फीमेल जेनेटर ट्रैक्ट में पहुंचाने की किसी घटना को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। तो फीमेल गैमेट ओवम तो फीमेल के शरीर में पहले से है, और अब मेल गैमेट जिसका नाम स्पर्म है वो भी फीमेल के शरीर में आ चुका है। अब दोनों क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब नाम के स्ट्रक्चर में इस जगह पर वो क्या किए थे? आपस में फ्यूज किए थे। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके एक सिंगल सेल बना था, डिप्लॉयड सेल बना था, इसका नाम था जाइगोट। और जाइगोट बनने की किसी घटना को हमने नाम दिया था फर्टिलाइजेशन। आसान सा वर्ड है। सिंगल सेल का जो स्ट्रक्चर था इसका नाम था जाइगोट। उसके साइज में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, लेकिन बस वो डिवाइड पर डिवाइड करता चला जा रहा है। जहां पे पहले आपको एक सेल नजर आता था, एक के जगह आपको नजर आ रहे होंगे दो सेल। दो के बाद हमने आपको बताया था, दो के बाद 3 सेल बने, फिर 4 सेल बने, फिर 4 से 8, 8 से 16, और 16 से आखिर में 32 सेल का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हुआ था। 32 सेल के उस बॉल जैसा स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोगों ने इसी स्थान पर डेवलप किया था, 32 सेल का बॉल था, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं था। उस नए स्ट्रक्चर का नाम रखे थे हम लोग मोरूला। क्योंकि मोरूला नाम का स्ट्रक्चर बना, इसलिए इस प्रोसेस का नाम उन्होंने रखा था मोरुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा आएगा ये सब, तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, इस चैप्टर में हर दफा रिपीट होगा बहुत बार। पहले सिर्फ उसके मतलब को हम लोग समझने की कोशिश करें, इसलिए टेंशन नहीं लेना, साइड में लिख कर रखें। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में बॉल ऑफ सेल, लगभग 32 सेल के बॉल का एक स्ट्रक्चर, बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा विदाउट एनी कैविटी, स्पेस नहीं होगा, मोरूला नाम होगा, इसलिए प्रक्रिया का नाम होगा मोरुलेशन। उसके बाद क्या होगा? अभी तक तो उस बॉल के अंदर कोई स्पेस या फ्लूइड नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा? उसके अंदर एक स्पेस भी डेवलप हो जाएगा, एक फ्लूइड भी दिखने लगेगा। नाम बदल गया। अब जो नया स्ट्रक्चर बन गया उसका नाम रख रहे हैं हम लोग ब्लास्टुला। क्योंकि ब्लास्टुला नाम का स्ट्रक्चर बना, इसलिए अगले प्रोसेस का नाम होगा ब्लास्टुलेशन। देखिए आपको इमेज फिलहाल आपको इस जगह पर दिखा भी रहे हैं, आपने बना के भी दिखाया था कि इसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो गया, कुछ फ्लूइड भी आ गए। तो जब तक बॉल जैसा स्ट्रक्चर था विदाउट कैविटी, विदाउट फ्लूइड, नाम था मोरूला, प्रोसेस था मोरुलेशन। और अभी भी बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन अब कैविटी भी है, फ्लूइड भी है, नाम उसका ब्लास्टुला, प्रोसेस का नाम पड़ा ब्लास्टुलेशन। और अब ये ब्लास्टुला क्या करेगा? ब्लास्टुला यहां से फैलोपियन ट्यूब से आगे क्रॉस किया, आगे बढ़ने के बाद ये कहां पर चला गया? यूट्रस के अंदर चला गया। और यूट्रस के अंदर जाने के बाद उसको क्या किया गया था? चारों तरफ से यूट्रस के सेल ने उसे क्या किया? चारों तरफ से, इमेजिन कीजिए यही ब्लास्टुला नाम का स्ट्रक्चर। चलिए फिर से इसको बना लेते हैं हम लोग। इमेजिन कीजिए कि यही ब्लास्टुला नाम का स्ट्रक्चर है। देखिए यहां पर ब्लास्टुला हमने फिर से बनाया, उसके अंदर कैविटी भी है और उसके अंदर कुछ फ्लूइड भी एक्युमुलेटेड है, ब्लास्टुला। अब उस ब्लास्टुला नाम के स्ट्रक्चर को क्या किया गया था? यूट्रस के सेल ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस घेरने की प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन हो गया होगा, दैट मीन्स इम्प्लांटेशन को हम लोग सिंपल तरीके से इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम लोग? ठीक, हाँ।
तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब इम्प्लांटेशन। दैट मीन्स यूट्रस, यूट्रस के वाल ने क्या किया, इस ब्लास्टुला नाम के स्ट्रक्चर को चारों तरफ से घेर लिया, प्रोसेस का नाम पड़ा इम्प्लांटेशन। इंग्लिश में क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल यही कर सकते हैं कि ब्लास्टुला गेट्स इन्वेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, ब्लास्टुला यूट्रस के वाल में धंस गया, दब गया, चारों तरफ से घेर लिया गया, प्रोसेस का नाम था इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन होगा उसके बाद क्या होगा, यूट्रस के जो सेल्स होंगे इस ब्लास्टुला नाम के स्ट्रक्चर से अपने आप को कुछ खास स्ट्रक्चर से जोड़ लेंगे। इसी नए से स्ट्रक्चर का नाम आगे हम लोग रखा करेंगे प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा जैसा स्ट्रक्चर बना इसलिए अगले प्रोसेस का नाम होगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा बना, प्लेसेंटेशन। अब तो प्लेसेंटा बन गया। अब क्या होगा, अभी तक तो अब तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट इसके अंदर होना है, लेकिन अब क्या होगा, इसके अंदर जो भी सेल्स हैं, जो भी यहां पर स्ट्रक्चर आपको फिलहाल दिख रहा है, इसके अंदर जो भी सेल्स हैं अपने आप को क्या करेंगे, टोटल वो 3 लेयर में अरेंज कर लेंगे। इमेजिन कीजिए एक लेयर होगा, दूसरा लेयर होगा, तीसरा लेयर होगा, काफी डिटेल में इसको हम लोग को देखना है, काफी डिटेल में देखना है। और जो 3 लेयर हैं उसका नाम भी हम लोग रखा करेंगे एक समय, उसका नाम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म रखा करेंगे। यानी अब उसके अंदर हमें 3 लेयर में सेल्स अरेंज दिख रहे हैं, और जो नया स्ट्रक्चर बना उस नए स्ट्रक्चर का भी नाम देखिए बदल गया। देखिए स्ट्रक्चर का नाम जब भी बदलता है तो प्रोसेस का नाम बदल गया। अब जो नया स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका नाम रख दिया गैस्ट्रुला, क्योंकि अब गैस्ट्रुला, प्लेसेंटा तो बन ही चुका था, प्लेसेंटा के बाद उसके अंदर 3 लेयर्स बन गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया गैस्ट्रुला, इसलिए प्रोसेस का नाम पड़ गया गैस्ट्रुलेशन। अब क्या होंगे, यही जो 3 लेयर हैं जिसको हम लोग एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म उसके अंदर कह रहे हैं, यही 3 लेयर अब क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा। ऑर्गेन से क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। यानी आगे तो ऑर्गेन्स बनने की घटना होगी, और ऑर्गेन्स बनने की किसी घटना का हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम में तो है, ऑर्गेन को क्या करना है, जेनेसिस, जेनरेट करना, ऑर्गेन्स बनाना, इस घटना को कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। लेकिन जरा सोचिए, फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म और ओवम फ्यूज किए थे, जायगोट बनाए थे, यहां से लेकर ऑर्गेन्स बनने की इस पूरी घटनाक्रम को अगर एक कॉमन टर्म देना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन, या सिंपल तरीके से कहते हैं पीरियड ऑफ इम्ब्रानिक डेवलपमेंट। वो समय जिसमें एक एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप हो गया, उसी वक्त को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ इम्ब्रानिक डेवलपमेंट, और सिंपल भाषा में उसे कहते हैं हम लोग जेस्टेशन, या जेस्टेशन पीरियड भी उसको कह सकते हैं, इसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, हर एनिमल में जेस्टेशन पीरियड एक नहीं होता। आपने सुना भी होगा ह्यूमन में इस कंप्लीट प्रक्रिया को होने में लगभग कितने महीने लगते हैं, 9 मंथ्स। उसको अभी थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन हर एनिमल्स में जेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है, वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि एक कंप्लीट एक बच्चे का कंप्लीट पूरी तरीके से फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, उसके जन्म की बारी आएगी। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, बच्चे के जन्म होने किसी जन्म लेने किसी घटना को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन, और उसके बाद फॉलोड बाय लैक्टेशन। मिल्क प्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज लैक्टेशन। तो ये देखिए एक रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में आपको मिलेगा, पूछ रहा है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स किसके बाद क्या क्या होते हैं। उसको हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में कुछ बेसिक बड़े बड़े शब्दों से हम लोगों ने परिचय किया। इन शब्दों को और डिटेल में हम लोग को पढ़ना अभी फिलहाल बाकी है, इसी चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जिसकी बारी आएगी पढ़ेंगे। तो ये सीरीज में सजाने का क्वेश्चन हमेशा आता है, और एक सीरीज को आपको ने समझ लिया तो इसको दिमाग में अच्छे से रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश ऑलवेज आपको करनी है। तो अभी जस्ट हम लोग फिर से अब किस वर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, जेस्टेशन पीरियड। इसी एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के ही लास्ट पेज, थ्योरी के लास्ट पेज में पूछ रहा है कि अलग अलग कुछ एनिमल्स में जेस्टेशन पीरियड के नाम बताइए, जैसे रैट, रैबिट वगैरह। तो चलिए उसको लिख कर हम लोग बात कर लेते हैं। ऑलरेडी जो पीडीएफ हमने आपको दिया उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है अभी, इसलिए आपको समझा देते हैं। आया है, मोबाइल को फुल स्क्रीन कीजिए एंड यूज ईयरफोन। जेस्टेशन के टाइम में इंसेमिनेशन हो सकता है। जब भी जेस्टेशन पीरियड, एक क्वेश्चन आया है कि जेस्टेशन के टाइम में क्या इंसेमिनेशन हो सकता है, व्हाट इज इंसेमिनेशन। मेल गैमेट को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने की किसी घटना को हम लोग इंसेमिनेशन कह सकते हैं। बिल्कुल, जेस्टेशन पीरियड जब तक भी चलता रहे इंसेमिनेशन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक जेस्टेशन की प्रक्रिया चलती रहती है फीमेल में ओवम नाम का गैमीट प्रोड्यूस होता ही नहीं है। जब तक जेस्टेशन चलेगा फीमेल में गैमीट नाम का ओवम, जो ओवम नाम का जो गैमीट है वो प्रोड्यूस होता ही नहीं, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन कैसे नहीं हो सकता, इंसेमिनेशन तो हो सकता है व्हेनेवर द कपल्स कोपुलेट, इंसेमिनेशन कैन टेक प्लेस। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चन, नथिंग एल्स। तो चलिए हम लोग जेस्टेशन पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं फर्दर।
क्वेश्चन आ रहा है कि पार्चुरेशन के टाइम में लेबर पेन किस तरीके का होता है। आपको ये चीज समझना होगा कि अभी हम लोग पार्चुरेशन पढ़ नहीं रहे, अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने एक ब्रॉड टर्म को डिस्कस किया है कि किसके बाद कौन सी घटना आएगी। अभी तो हम लोगों ने गैमीट फॉर्मेशन भी यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा और आप सीधे पार्चुरेशन और लैक्टेशन पर आ गए। तो ऑब्वियसली जब हम लोग गैमीट फॉर्मेशन से शुरुआत करके जब पार्चुरेशन तक आएंगे तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस समय किस तरीके का पेन होता है, इसलिए आपको उस जगह के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडीज, जहां पर हम लोग हैं उस जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी के लाइंस को जिस सीरीज में वहां पर डिस्कस कर रहा है उस लाइंस को कवर करने की कोशिश कीजिए, और आगे की बात मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, मुझे डिसाइड करना है कि किस समय किस चीज को बताने की बारी आएगी। आपने जो अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा वो इसी चैप्टर का है, लेकिन बिल्कुल आखिरी में, बहुत वक्त लंबा वक्त है। चलिए, तो अभी जस्ट हमने कहा कि फिलहाल जेस्टेशन पीरियड, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड आउट द जेस्टेशन पीरियड इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कितना वक्त लगता है। तो ऑलरेडी आपको हमने लिख के दिया है, जैसे रैट में कितना, चूहे में लगता है 15 डेज, रैबिट में कितना है, जस्ट इसको आप डबल याद रखिए 30 डेज, बहुत आसानी से। डॉग्स में लगते हैं लगभग 60 डेज, 60 दिन का जेस्टेशन पीरियड, 60 दिन में बच्चे की पूरी तरीके से डेवलपमेंट होकर उसके जन्म की बारी आ जाती है। कैट के बारे में एनसीईआरटी, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी देख रहे हैं हम लोग, कैट में इससे 3 दिन ज्यादा लगता है, 63 डेज। एलिफेंट में 22 महीने लग जाते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट होगा जन्म लेने में, इसको हम लोग कह सकते हैं 22 मंथ्स। तो देखिए 5 एनिमल हमने पढ़ा, रैट में 15 दिन, रैबिट 30 दिन, डॉग 60 डेज, कैट 63 एंड एलिफेंट 22 मंथ्स। यहां से 2 क्वेश्चन और अभी आपका सॉल्व हो रहा है। स्मॉलेस्ट जेस्टेशन पीरियड, इससे कम वक्त किसी भी मैमल के डेवलपमेंट में नहीं लगता। मैमल में हम लोग हैं, मैमल डिस्कस कर रहे हैं, और लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिफेंट। ध्यान दीजिएगा, मैमल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे ही मैमल्स छोड़ेंगे आंसर बदल जाएगा, है ना। वो आंसर क्या होगा बेस्ड ऑन एनिमल किंगडम, जब वक्त आएगा तो आप जानेंगे खुद। तो एलिफेंट में 22 मंथ्स हैं, ये लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ये देखिए, फाइंड आउट द जेस्टेशन पीरियड इन डिफरेंट एनिमल्स, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और ऑब्वियसली अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, ह्यूमंस पढ़ना है, मुख्यतः तो हम लोग को ह्यूमंस पढ़ना है, तो इसको हम लोग डिटेल करने वाले हैं, ह्यूमंस। तो चलिए, अब ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड, क्वेश्चन बदल गया हम लोग का, जेस्टेशन ह्यूमन। इसको लिखने का 3 तरीका, ऑलरेडी जो नोट्स जो पीडीएफ ने प्रोवाइड किया है कल या आज जो भी आपको मिला होगा उसमें इसे लिखा हुआ है, इसलिए बस इसको आप समझने पर फिलहाल ध्यान दें, लिखा हुआ आपको वहां पर मिल जाएगा। इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है। सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछा मंथ्स में, तो सब लोग जानते हैं 9 मंथ्स ह्यूमन में डेवलपमेंट में लगते हैं, 9 मंथ्स। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया है वीक्स, सप्ताह में, या डेज, दिन में, तो देखिए 2 तरीके से इसका आंसर दिया जाता है। वीक्स में अगर सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह कहना, ये भी ठीक है, और 38 सप्ताह कहना, ये भी सही है। उसी तरीके से दिन में अगर पूछा जाएगा तो भी 2 तरीके से यहां पर कहा जा सकता है, 280 दिन, 280 डेज अगर किसी ने कहा, ये भी सही है, और 266 डेज, अगर 266 दिन किसी ने कहा, ये भी सही है। लेकिन ये आखिर ये चेंज क्यों? चेंज इसलिए कि कहां से हम लोग ने गिनती करने की शुरुआत की इस आधार पर इसका आंसर बदल जाता है। सपोज कीजिए सप्ताह में पूछा कि 40 सप्ताह, 38 सप्ताह, लेकिन यानी आंसर पर कंसंट्रेट करना होगा कि कहां से गिनती पूछ रहा है। अगर ये पूछे कि ओवुलेशन से कितना, ओवम जब प्रोड्यूस हुआ था, ओवुलेशन से कितना समय लगेगा, आंसर है 38 वीक्स, यानी फ्रॉम ओवुलेशन, ओवम कब से प्रोड्यूस हुआ उस समय से अगर गिनती करेंगे कितना आएगा, 38 सप्ताह, और 38 सप्ताह का अगर आप दिन में निकालेंगे कितना आएगा, 266 दिन आएगा। यानी 266 दिन ये भी कहां से काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम ओवुलेशन, ओव्यूलेशन। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक फीमेल्स में कोई भी मेंस्ट्रुअल पीरियड या साइकिल्स नजर नहीं आते। यानी फीमेल में आखिरी बार कब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने में मिला था, तो कहा जाता है कि ओवुलेशन से 2 सप्ताह पहले, ओवुलेशन से भी 2 सप्ताह पहले आखिरी बार मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी साइकिल आया होगा, उसके बाद वो साइकिल देखने को नहीं आएगा, और इसलिए उसमें 2 सप्ताह जोड़ देंगे, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP अगर यहां से जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 40 सप्ताह, और अगर आप 40 सप्ताह को दिन में निकालेंगे तो आएगा आपका 280 दिन, यानी 280 दिन कहां से, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP से इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये आएगा। दैट मीन्स ये सारे डाटा यहां पर सही है,
तो क्वेश्चन का ऐसे कभी भी क्वेश्चन कुछ आपको मिले तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कब से गिनती पूछ रहा है। ओवम प्रोडक्शन से पूछे तो आंसर ये दोनों सही हो जाएगा, और आखिरी पीरियड से अगर पूछेगा तो आंसर ये दोनों सही हो जाएगा। हालांकि मंथ्स टू 9 मंथ्स ही कंसीडर किया जाएगा। एक क्वेश्चन आया है कि फर्टिलाइजेशन जेस्टेशन में नहीं है, क्या ये जरूरी है कि हर एक फर्टिलाइजेशन के बाद उसका इम्प्लांटेशन हो ही जाए, डेवलपमेंट हो जाए? आवश्यक नहीं है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट बना होगा, हो सकता है वो जाइगोट किसी वजह से रिजेक्ट हो जाए। अगर जाइगोट रिजेक्ट हो ही गया तो फिर जेस्टेशन डेवलपमेंट की तो बारी ही नहीं आई ना। इसलिए आपने जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि क्या फर्टिलाइजेशन को जेस्टेशन पीरियड में काउंट नहीं करेंगे या करेंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद उसके डेवलपमेंट की नौबत ही ना है, जेस्टेशन ही ना हो, किसी वजह से रिजेक्ट हो जाए। इसलिए ऑलवेज फर्टिलाइजेशन के बाद से, फर्टिलाइजेशन से जेस्टेशन पीरियड की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के वर्ड्स पर अगर आप नजर रख रहे होंगे तो अगला क्या, अब देखिए एक कंप्लीट एक रूपरेखा हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं कि किसके बाद क्या क्या आएगा। एनसीईआरटी में पहले क्या किया गया है, पहले मेल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस कर लिया गया, उसके बाद फीमेल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस किया गया, उसके बाद मेल में गैमीट कैसे बना होगा वो डिटेल है गैमीट के स्ट्रक्चर के साथ, फीमेल में गैमीट कैसे बना होगा वो प्रोसेस स्ट्रक्चर के साथ, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा और फिर पूरा का पूरा फंक्शन आएगा। जितने भी स्टेप्स हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पर, नाम सुने, उसको काफी डिटेल में हम लोग को समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए उसी सीरीज में लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेडिंग ले लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग को ध्यान देने की बारी थी, ध्यान आपने नहीं दिया। बहुत ही आसान तरीके से उस चीज को कई दफा आपको समझाएं। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि एलएमपी क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है। सपोज कीजिए यहां पर मेल स्पर्म और ओवम फ्यूज करके एक जाइगोट बन गया, स्पर्म ओवम फ्यूज करके क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट बनने से लेकर बच्चे के जन्म के बीच में कितना दिन लगा या कितना सप्ताह लगा? तो आंसर होगा जाइगोट बनने से लेकर बच्चे के जन्म के बीच में अगर सप्ताह देखेंगे तो कितना लगा, टोटल 38 सप्ताह, 38 वीक्स लगा, और दिन देखेंगे तो कितना आएगा, 266 दिन हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो जाइगोट बना, ये जो जाइगोट बना, इसके बाद यहां से लेकर बच्चे के जन्म के बीच में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड देखने को आएगा? जवाब है नहीं। जरा सोचिए कि जाइगोट डेवलप हो रहा है, बच्चे की फॉर्मेशन हो रही है, 38 सप्ताह 266 दिन बाद इसका जन्म होना है। अगर अभी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तब तो बाहर आ जाएगा ना, तब तो डेवलपमेंट फिर कैसे होगा? तो ऑब्वियसली जाइगोट बनने से लेकर बच्चे के जन्म के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब देखने को मिला था आखिरी बार? तो कहा जाता है कि जाइगोट फॉर्मेशन से भी 14 दिन पहले लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आखिरी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को आया था। तो आप अगर देखिए कहां से काउंटिंग, अगर जाइगोट बनने से लेकर जन्म पूछे तो आंसर है 38 सप्ताह या 266 दिन। लेकिन आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद यहां से लेकर बच्चे के जन्म के बीच में कितना वक्त है? तो वैसे 38 सप्ताह या 266 दिन में हम लोग क्या करेंगे, 14 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद तो कभी भी साइकिल देखने को नहीं आएगा। इसलिए अगर यहां से इसकी गिनती करेंगे तो कितना दिन आएगा, तो आप इसमें 14 दिन जोड़ दें या 2 सप्ताह जोड़ दें, आंसर आपको हो जाएगा 40 सप्ताह या 280 दिन। तो बहुत आसान सा चीज है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये एक मेडिकल टर्म है, कुछ ही जगह पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपके लेवल से काफी ज्यादा एडवांस है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है तो ऐसे वर्ड्स दिमाग में रखना काफी बेहतर माना जाता है। उम्मीद करते हैं आसान होगा। हाँ, कह सकते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा कि इससे जेस्टेशन पीरियड क्या क्लीवेज डिवीजन से शुरुआत होता है? कह सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। क्लीवेज डिवीजन में आगे बढ़ने का मतलब लगभग अब एक चांसेज आप मान सकते हैं कि वो आगे प्रोसेसिंग में बढ़ गया, क्योंकि जाइगोट को रिजेक्शन होना था तो जाइगोट फिलहाल उसी वक्त रिजेक्ट हो गया रहता।
लेकिन जाइगोट के बाद क्लीवेज डिवीजन में आगे बढ़ जाने का मतलब है कि वो लगभग फॉर्मेशन में आगे बढ़ गया, इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीवेज डिवीजन हम लोग इसको जेस्टेशन पीरियड कह सकते हैं। दैट इज ट्रू। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोग जो चैट बॉक्स में फिलहाल डाल रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, और अभी फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा जब हम लोग मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स, गैमेट फॉर्मेशन वाला पढ़ चुके होंगे तब, इसलिए उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चंस फिलहाल आपको पहले अभी पूछने बताने के लिए अभी बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे सभी को डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि एक जो सीरीज है, जो चैनल है, उसको छोड़ करके कुछ लीक से आगे हट कर बताना, मुझे लगता है सभी को ज्यादा डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगा, शायद आपको भी बेहतर तरीके से समझ में ना आए, इसलिए बेहतर है कि एक सीरीज में चले। क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि फर्टिलाइज्ड एग आगे जाके इम्प्लांट ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। फर्टिलाइज्ड एग आगे जाके इम्प्लांट ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी को तो एबॉर्शन भी कहते हैं, या इसको मिसकैरेज भी सिंपल भाषा में कहते हैं, और तकनीकी शब्द इसी को एमटीपी भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी इसी को कहते हैं हम लोग, तो बिल्कुल पॉसिबल है। फिर से लिख रहा है साउंड नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से है सभी से कि कंसंट्रेट करें, जो भी यहाँ पर पॉइंट्स कहे जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्टल तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग का ध्यान कुछ क्वेरी में कुछ ज़्यादा है, होता है कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग क्वेरीज कुछ ज़्यादा ही जनरेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस चैप्टर को अगर थ्योरी के हिसाब से अगर सीरीज बाय सीरीज हम लोग पढ़ते चले जाएं तो जितने भी क्वेरीज आपको जो जनरेट हो रहे हैं इसके आगे के कुछ टॉपिक को लेकर, वो मेरे ख्याल से खुद ब खुद सॉर्ट आउट आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए लेट द चैप्टर कंटिन्यू। इस चैप्टर को आगे जब आप बढ़ते देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो खुद सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि क्वेरी ना करने की जगह इसको सीरीज में आगे पढ़ते रहना ज्यादा बेहतर होगा। तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट हियर। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपके सारे क्वेरीज इस चैप्टर में कहीं ना कहीं खुद ब खुद सॉल्व होते चले जाएंगे, इसलिए समय से पहले उसको पूछने से बेहतर है कि उसको पढ़ें, खुद सॉल्व होगा। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं? अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग क्या कह रहे हैं, दो हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एक तरफ हमने क्या लिखा, एक तरफ हमने लिखा प्राइमरी ऑर्गन और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन। सेकेंडरी को ही एक्सेसरी भी कहा जाता है, आप जिस भी शब्द का चाहें प्रयोग कर सकते हैं। एक तरफ हमने लिखा प्राइमरी ऑर्गन, दूसरी तरफ हमने लिखा सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन। तो सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर किसको प्राइमरी कहेंगे, किसको सेकेंडरी कहेंगे? बहुत ही आसान से आंसर है, मेल हो या फीमेल, वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जहां पर गैमीट बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन। जहां पर गैमीट बनता है, तो मेल में टेस्टिस में गैमीट बनता है तो मेल में टेस्टिस को कहेंगे प्राइमरी ऑर्गन। अगर ही फीमेल का क्वेश्चन रहता है फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन किसको कहेंगे, तो फीमेल में ओवम को कहेंगे प्राइमरी ऑर्गन, क्योंकि वहां पर गैमीट बनता है। और उस स्ट्रक्चर को जहां पर गैमीट बनता है उसे प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। उसको छोड़कर जो भी नाम आ जाए, कोई भी नाम क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन। बहुत आसान सा है। तो क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी ऑर्गन में किसका नाम रखेंगे, टेस्टिस। यही फीमेल रहता है तो नाम लिखते हैं यहाँ पर ओवरी, और उसको छोड़कर जो भी स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी और एक्सेसरी ऑर्गन। लेकिन अब सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन को क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से तीन हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। फिर से तीन हिस्से में इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। पहला इसमें क्या होगा, कुछ सेकेंडरी या एक्सेसरी डक्ट होगा। सेकेंडरी कह लीजिए या एक्सेसरी कहिए, इसमें कुछ डक्ट का नाम आएंगे, अभी देखेंगे क्या क्या डक्ट आ सकता है। और क्या होंगे, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी तो आएंगे, तो कुछ को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी या एक्सेसरी, इसको हम लोग ग्लैंड्स भी यहां पर कह सकते हैं। और लास्टली एक्सटर्नल जेनेटेलिया को भी यहां पर हम लोग काउंट करेंगे। यानी कि हमने क्या किया यहां पर सेकेंडरी एक्सेसरी, तो जहां गैमीट बना दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, एवरीथिंग एल्स इज कॉल्ड सेकेंडरी। जो भी दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी में तीन है, कुछ डक्ट आएंगे, कुछ ग्लैंड आएंगे और एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी आएगा। चलिए, तो हम लोग करना क्या है, यहां पर भी कई नाम लिखेंगे। कौन कौन से डक्ट आएंगे जरा कुछ नाम सुनकर देखते हैं हम लोग। कौन कौन से नाम के ग्लैंड्स आएंगे उसके नाम को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर अभी हम लोग सिर्फ नाम से परिचय कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाम से परिचय कर रहे हैं, और जो भी नाम यहां पर लिखा जाएगा उसको काफी डिटेल में पढ़ना है और भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। इसलिए उस नाम को लेकर सिर्फ नाम को कैच कीजिए, उस नाम को सिर्फ नाम को समझने की कोशिश कीजिए।
काफी डिटेल आएगा, तो मेरे ख्याल से जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेरीज होंगे वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या नाम हम लोग को लिखना होगा। मुझे जगह की कमी, इसलिए इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं। प्राइमरी ऑर्गन मेरे ख्याल से आपने लिख ही लिया होगा या लिखा हुआ है भी ऑलरेडी आपके पास। यहाँ पर समझाने के लिए कुछ इमेज बनाएंगे। तो चलिए, एक स्ट्रक्चर है टेस्टिस। अभी जस्ट हमने कहा कि टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी ऑर्गन कहेंगे, टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन। लेकिन इस टेस्टिस के बाहर में जो भी स्ट्रक्चर आएगा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। एक समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि टेस्टिस से बाहर लगभग 10 से 12 डक्ट बाहर निकलेंगे। टेस्टिस से बाहर, क्योंकि ध्यान दीजिए टेस्टिस से 10 से 12 डक्ट बाहर निकल चुके, और जैसे ही बाहर आया वो सेकेंडरी में आ गया। जब तक वो इसके अंदर था वो था प्राइमरी, जैसे ही बाहर आ गया वो सेकेंडरी है। तो जो भी 10 से 12 स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं इसका नाम रखते हैं हम लोग वासा इफरेंसिया। यानी सबसे पहला यहां पर डक्ट का नाम रखा करेंगे वासा इफरेंसिया। सिर्फ नाम को दिमाग में रखिए, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब समय आएगा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखा करेंगे कि ये जो 10 से 12 भाषा इफ्रेंसिया हैं फ्यूज कर जाएंगे, जुड़कर एक बहुत ही लंबा डक्ट बनाएंगे, लगभग 6 मीटर लंबा डक्ट। ये सभी फ्यूज कर जाएंगे और एक बहुत ही लंबा, लगभग 6 मीटर लंबा हाईली क्वाइल्ड डक्ट यहां पर बनाएंगे। और इसी 6 मीटर लंबे हाईली क्वाइल्ड डक्ट को यहां पर कहा जाता है एपिडिडाइमिस, क्योंकि फिर से टेस्टिस से बाहर ये स्ट्रक्चर है, इसलिए अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका नाम रखा करेंगे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। उसके बाद क्या होगा, ये जो एपिडिडाइमिस नाम का स्ट्रक्चर हाईली क्वाइल्ड डक्ट है एक स्ट्रेट डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी स्ट्रेट डक्ट का नाम हम लोग रखा करेंगे हम लोग वास डिफरेंस, यानी वास डिफरेंस भी सेकेंडरी डक्ट कहा जाएगा। वास डिफरेंस भी सेकेंडरी डक्ट कहा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वास डिफरेंस यहां तक मान लेते हैं आ चुका, जो भी है फिलहाल मान के चलते हैं कि यहां तक आ चुका होगा। उसके बाद वास डिफरेंस क्या करेगा, एक ग्लैंड के साथ यहां पर फ्यूज करेगा। उस ग्लैंड का नाम रखेंगे हम लोग सेमिनल वेजाइकल। एक ग्लैंड के साथ फ्यूज कर जाएगा, देखिए फ्यूज कर गया, दैट मीन्स एक ग्लैंड आ रहा है। तो यहां पर हम लोग सेमिनल वेजाइकल नाम के ग्लैंड रास्ते में मिलेगा, तो यहां पर सेमिनल वेजाइकल लिख सकते हैं हम लोग। तो इस वास डिफरेंस में जब सेमिनल वेजाइकल जब फ्यूज कर गया, अब एक नया डक्ट बना, इसका नाम रखते हैं हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट। यानी आगे जो नाम हम लोग पढ़ेंगे एक डक्ट आएगा, उसका नाम रखेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग। और इजैकुलेटरी डक्ट क्या होगा, एक दूसरे ग्लैंड के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट एक दूसरे ग्लैंड के अंदर प्रवेश करेगा, उस ग्लैंड का नाम रखा करेंगे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम रखेंगे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दो होता होगा, एक इधर से आता होगा, एक इधर से आता होगा। तो एक ग्लैंड रास्ते में हम लोग को फिर से मिलेगा, उस ग्लैंड का नाम रखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। उसको हम लोग यहां पर आराम से लिख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके बाद से यहां पर क्या होगा, एक डक्ट लंबा सा एक डक्ट दिखेगा, इसका नाम हम लोग रखा करेंगे यूरेथ्रा। इसको भी हम लोग आगे काफी डिटेल में यहां पर हम लोग पढ़ा करेंगे। तो चाहे तो हम लोग यहां पर यूरेथ्रा नाम का एक डक्ट यहां पर रख सकते हैं। हालांकि यूरेथ्रा नाम के डक्ट को इस चैप्टर के हिसाब से जेनाइटो यूरिनरी डक्ट कहा जाना चाहिए, क्योंकि यूरेथ्रा नाम का डक्ट कब प्रयोग करते हैं, जब हम लोग एक्सक्रीटिव सिस्टम पढ़ रहे होंगे। लोग सुनने का कोशिश नहीं कर रहा है, कोई रिपीट करने कोई चीज बोल रहा है। नहीं वो लोग ध्यान दे ही नहीं रहे हैं ना। कमेंट कर रहा है वो लोग चैटिंग में लगा है। क्या तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में जा रहा है वर्ड? सर अब कोई दिक्कत, ये लोग रिपीट पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। बोल तो रहा है कि समझ आ रहा है, डिस्टर्ब नहीं करने, फिर भी है बहुत कोई बोल रहा है रिपीट करने। और कोई है जो कमेंट कर रहा है। चैटिंग में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का सारा ध्यान तो यहाँ पे सिर्फ चैटिंग में लगा हुआ है। आप लोग यहाँ से किसी भी टेक्निकल टर्म को समझने या सुनने की कोशिश करने के लिए नहीं लगे। देख के नहीं लगता जैसे कि डॉक्टर्स बनने की इच्छा हो, चाहत हो दिमाग में। अगर डॉक्टर्स बनना है तो डॉक्टर्स रट के नहीं बनते। मेरी एक बात को आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, बाय प्रोफेशन मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, काफ़ी सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ। खुद हमने जिस तरीके से पढ़ाई की थी बस वही पढ़ाई है, और सिर्फ हमने ही नहीं, मोस्ट ऑफ द जो जेन्युइन जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। दैट मीन्स समझने का कोई अल्टरनेट है ही नहीं, रट कर डॉक्टर्स नहीं बनते। पहली चीज आप दिमाग में बांध लें।
तो आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे अगर किसी नाम को, तो फिर उसको कैसे आप फील करेंगे, कैसे समझेंगे? आप लोग का ध्यान तो सिर्फ चैटिंग पर लगा हुआ है और इस वजह से आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं। पढ़ाया जा रहा है कुछ और आप चैटिंग में क्वेश्चन पूछ रहे हो पार्चुरेशन का, चैटिंग में क्वेश्चन पूछ रहे हो इंसेमिनेशन का, तो आपका ध्यान तो यहां पर है ही नहीं कि पोर्शन क्या आपको डिस्कस कर रहे हैं। कितने आसान से, अभी तो आपको सिर्फ शब्द से परिचय करा रहे हैं। पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ शब्द से आपका परिचय हो रहा है, अभी उस शब्द को हमने डिस्कस किया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ नाम से परिचय हो रहा है कि कौन कौन सा नाम रास्ते में हम लोग को मिलेगा, और फिर उसको हम लोग डिटेल करेंगे। तो जब आप नाम तक पहचानने को नहीं तैयार है तो फिर उसका डिटेल्स कैसे समझेंगे? तो ट्राई टू कोऑपरेट। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें, चैटिंग बंद करें और सिर्फ जो डिस्कस कर रहे हैं अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, बहुत आसान सा शब्द है, अब बहुत ही स्लोली आपको पढ़ा रहे हैं। टेस्टिस प्राइमरी ऑर्गन, क्योंकि गैमेट बनता है। यहां से जो भी डक्ट्स, जैसे ही स्ट्रक्चर टेस्टिस से बाहर जैसे ही कोई स्ट्रक्चर्स आएगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो क्या किया, टेस्टिस से बाहर कुछ डक्ट निकलते दिखा, इसका नाम रखे वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 जो डक्ट थे वो फ्यूज करके काफी लंबा सा डक्ट बनाया, 6 मीटर लंबा डक्ट, इसका नाम रखा एपिडर्मिस। अभी डक्ट स्ट्रेट हो गया, इसका नाम रखे हैं वास डिफरेंस। एक ग्लैंड रास्ते में मिला, उसका नाम है सिग्नल वेजाइकल। जैसे ही वास डिफरेंस सिग्नल वेजाइकल के साथ फ्यूज किया, एक नया डक्ट बना, उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट एक नए ग्लैंड में प्रवेश करेगा, उसका नाम रखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इस जगह पर दोनों तरफ एक और ग्लैंड आपको मिलेगा, इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, इसका नाम रखेंगे हम लोग काउपर्स ग्लैंड। इसको बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं फिलहाल, ये क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू यहां पर आप इसको ध्यान दें। पहले रास्ते में 2 और ग्लैंड यहां पर मिलेंगे, इस ग्लैंड का नाम रखेंगे हम लोग काउपर्स ग्लैंड। तो नाम लिखते हैं इसका काउपर्स ग्लैंड, इसको काउपर्स ग्लैंड कहेंगे। और काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा भी जाता है, इसकी को हम लोग कहते हैं बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड। क्या करता है, कैसे करता है, ये भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नाम से परिचय कर रहे हैं। एक डक्ट मिलेगा, तो आपने देखा इधर से वास डिफरेंस आया, इधर से वास डिफरेंस आया, प्रोस्टेट ग्लैंड में चले गए। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो डक्ट यहां पर आ रहा होगा, इसका नाम रखेंगे हम लोग यूरेथ्रा भी कह सकते हैं, जेनाइटो यूरिनरी डक्ट भी कहते हैं, बेहतर होगा इसको जेनाइटो यूरिनरी डक्ट कहें। तो यहां पे एक डक्ट और मिलेगा हम लोग को, इसका नाम होगा जेनाइटो यूरिनरी डक्ट। ये देखिए एक एक्सटर्नल, एक नाम से सिर्फ हम लोग परिचय किया, और ये सारे नाम काफी डिटेल में आएंगे। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया था, हमने कहा था सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन किसको कहेंगे। जैसे ही टेस्टिस यानी प्राइमरी ऑर्गन के बाहर जो भी मिलेगा, चाहे कोई डक्ट मिले इतने सारे नाम के, चाहे कोई भी ग्लैंड मिले इतने सारे नाम के, या एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी आएगा, इन सारे चीजों को मिला के एक साथ कहेंगे हम लोग सेकेंडरी या एक्सेसरी ऑर्गन। चलिए, तो हम लोग पहले शुरुआत कहां से करने वाले हैं? हम लोग पहले शुरुआत करने वाले हैं प्राइमरी ऑर्गन से, इसका नाम है टेस्टिस। काफी डिटेल में चलेंगे, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहां जितने भी लाइंस आपको, दूसरी बात है कि आपको जो भी दिमाग में आता हो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी लाइंस यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारे लाइंस आपको क्वेश्चन के रूप में एस्योर्ड मिलेंगे। 100% एस्योर्ड हर जगह मिलते हैं और हर जगह मिलते रहेंगे। यानी मेरे हर लाइन में कहीं ना कुछ आंसर छुपा हुआ है, इसलिए आप जितना बेहतर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपके सारे आंसर्स उसी में सॉल्व होंगे। चलिए, तो हम लोग एक हेडिंग हम ले लेते हैं प्राइमरी ऑर्गन, उसका नाम है, हेडिंग है टेस्टिस। पहले तो बेसिक एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स हैं, उसको हम लोग कैच करते हैं, फिर उसको काफी डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में क्या कहता है? टेस्टिस। ओब्वियसली हम लोग देखेंगे टेस्टिस कैसा स्ट्रक्चर है। टेस्टिस एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसकी लंबाई के बारे में क्या कहता है? इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी इधर से अगर देखेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है।
तो ये इसका एक डायमेंशन होगा। तो बहुत आसान से एनसीईआरटी के लाइंस को मुझे नहीं लगता है कि लिखने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर नजर डालें तो शायद ऐसा ही हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज हो, लेकिन मुझे लगता है शायद ऐसा ही है। तो ओवल शेप स्ट्रक्चर है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेशन बोल रहा है, तो लोकेशन इट इज प्रेजेंट विद इन स्क्रोटम। चलिए, लेकिन अब इस चीज को इलैबोरेट करना होगा। विद इन स्क्रोटम, ओब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर ही लोकेटेड है, लेकिन क्या वाकई टेस्टिस नाम का जो स्ट्रक्चर है क्या ऑलवेज स्क्रोटम के अंदर ही रहता है? जवाब है नहीं, कुछ डेवलपमेंट के हिसाब से। चलिए अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग कि टेस्टिस एग्जैक्टली कहां पर ये डेवलप हुआ होगा। जैसे आप जरा इमेजिन कीजिए, इतने दूर के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इतने दूर के इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर एक नाम देना होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। लेकिन ये जो ट्रंक है फिर से दो हिस्से में डिवाइडेड है, क्योंकि बीचों बीच एक पार्टीशन है। इस पार्टीशन को भी आप जानते हैं, मसल का बना हुआ मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम नाम का एक स्ट्रक्चर है। और इस डायफ्राम नाम के स्ट्रक्चर की वजह से इसके ऊपर जो भी पोर्शन बच गया दैट इज कॉल्ड थोरैक्स, और इसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर बच गया दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इससे आप समझ सके कैसे डेवलप हो रहा है। मान लेते हैं डायफ्राम है, मान लेते हैं कि ये डायफ्राम नाम का पार्टीशन है। इस डायफ्राम के ऊपर जो भी पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड थोरैक्स, और नीचे जो भी दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन। पहला पॉइंट। लेकिन एब्डोमेन में बीचों बीच क्या देखने को मिलता है? एक खास पॉइंट देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड अम्बलिकस, नाभि जिसको हिंदी में कहते हैं अम्बलिकस। अम्बलिकस, अब इसी अम्बलिकस यानी कि इसमें कोई शक नहीं कि डायफ्राम के नीचे पूरा का पूरा जो भी पोर्शन है कॉल्ड एब्डोमेन, लेकिन इसी अम्बलिकस की वजह से इस एब्डोमेन को फिर से हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। अम्बलिकस के ऊपर का जो भी हिस्सा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अपर एब्डोमेन, यानी इस पोर्शन का हम लोग को नाम देना होगा दैट इज कॉल्ड अपर एब्डोमेन। और अम्बलिकस के नीचे का अगर हिस्सा है दैट इज कॉल्ड लोअर एब्डोमेन, इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग लोअर एब्डोमेन कहते हैं। लेकिन इसी लोअर एब्डोमेन का एक और बेहतरीन नाम है दैट इज आल्सो नोन एज पेल्विस। तो देखिए, थोरैक्स डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स, डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन, लेकिन एब्डोमेन के भी दो हिस्से, अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन, एंड लोअर एब्डोमेन इज आल्सो नोन एज पेल्विस। इसी लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विस से हम लोग को शुरुआत करना है। तो जब एक बच्चे की फॉर्मेशन, जब एक मेल चाइल्ड जब उसकी डेवलपमेंट होती है, तो जो टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर है इसी लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विस के अंदर ही लोकेटेड रहता है। चलिए इस जगह को मिटा रहे हैं क्योंकि मुझे अब समझाना है। यहां पर अपर एब्डोमेन मिटा रहे हैं, लोअर एब्डोमेन हमने मिटाया। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, ये तो एब्डोमेन है, अपर और लोअर एब्डोमेन, पेल्विस मेरे ख्याल से नाम से आपका परिचय हो चुका है। थोड़ा और इसको इलैबोरेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने पेरिटोनियम नाम का शब्द सुना होगा। पेरिटोनियम, व्हाट इज पेरिटोनियम? इस एब्डोमेन में, जैसे सपोज कीजिए इस पूरे के पूरे एब्डोमेन में कई सारे ऑर्गन्स हैं। इधर देखा जाए तो इधर लीवर नाम का काफी बड़ा सा एक ऑर्गन दिखता है, इधर साइड में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्प्लीन है, बीचों बीच स्टमक है, पूरा का पूरा यहाँ पर इंटेस्टाइन्स यहाँ पर है, किडनीज भी लोकेटेड हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी सारे के सारे अंदर ही लोकेटेड हैं। तो कहा जाता है कि इस एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स एक खास कवरिंग से घिरे रहते हैं। उसी कवरिंग का नाम होता है पेरिटोनियम। सिर्फ इकलौता ऑर्गन पेरिटोनियम नाम की कवरिंग के बाहर रहता है, उसका नाम होता है किडनी। सपोज कीजिए एक बैलून का आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक बड़ा सा एक बैलून हो, एक ब्लैडर को आप बैलून का इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन चलिए बनाते हैं। यहां पर जैसे मान लेते हैं डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे का पूरा एरिया क्या है? एब्डोमेन। और हमने क्या किया, इसमें एक बैलून, एक थैली, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इसका नाम रख रहे हैं हम लोग। इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं पेरिटोनियम। तो एक बैलून है, गोल सा बैलून इमेजिन कीजिए, नाम है पेरिटोनियम। और इसी पेरिटोनियम के अंदर के इसी स्पेस को नाम देते हैं सिलोम, इसका नाम सिलोम है। ठीक है, लेकिन क्या वाकई जो पेरिटोनियम, जो कि ब्लैडर एक बड़ा सा एक बैलून जैसे कवरिंग दिख रहा है, क्या वाकई इतना गोल है? जवाब नहीं, इसमें कहीं कहीं कर्व्स भी हैं, फोल्ड्स भी। चलिए कुछ कर्व्स बनाते हैं। इस जगह पर यहां पर कर्व मिलेगा, इस जगह पर भी यहां पर कर्व मिलेगा, यानी कि जो पेरिटोनियम नाम की कवरिंग है बिल्कुल इस तरीके से गोल सा बैलून नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से क्या है, वो दबा हुआ है। चलिए देखते हैं अब इसके अंदर सारे ऑर्गन्स कैसे रखे हुए हैं। जरा सोचिए, लीवर इस जगह पर सबसे भारी एक ऑर्गन है, यहां पर सबसे ऊपर में है। अगर लीवर ऊपर में है और बाकी सारे ऑर्गन्स नीचे हैं, क्या विदाउट सपोर्ट ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? जवाब है नहीं। लीवर नीचे गिर सकता है, किसी भी चीज को आप हवा में तो नहीं रख सकते अपने जगह पर, क्योंकि सबका स्थान फिक्स है। और अगर स्थान फिक्स है तो उसको स्थान को फिक्स को रखने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तब शायद पेरिटोनियम वगैरह सुना होगा। चलिए वहीं पे इसको फिर से इलैबोरेट करते हैं। तो इसमें क्या नजर आ रहे हैं? कुछ फोल्ड्स। चलिए कुछ ऑर्गन्स रखते हैं हम लोग। लीवर को देखिए, लीवर को देखिए हमने यहां पर रख दिया। तो क्या इस पेरिटोनियम के फोल्ड की वजह से लीवर को कुछ सपोर्ट मिला?
जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर ये कुछ फोल्ड नहीं रहता तो लीवर को हवा में तो नहीं रखते, लीवर को रखते किसके ऊपर? उसी तरीके से जो पेरिटोनियम का जो फोल्ड यहां पर दिख रहा है, इसके ऊपर कौन रखा रहता है? इसके ऊपर स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन रखा रहता है। यानी सीधा सोचिए, ये भी नहीं रहता, ये फोल्ड नहीं रहता, तो स्प्लीन को रखते किसके ऊपर? ये रहा इसोफेगस, ऊपर से इसोफेगस आ रहा है, ये रहा स्टमक, इस तरीके से स्टमक, और बीच में सारे के सारे इंटेस्टाइन्स वगैरह यहां पर देखने को मिलते हैं। सारे ऑर्गन्स इस पेरिटोनियम नाम की कवरिंग के अंदर बंद हैं। किस जगह पर बंद है? सिलोम नाम के स्पेस में यहां पर बंद नजर आते हैं, सिर्फ किडनी को छोड़कर। किडनी इसके बाहर में, जरा देखते हैं किडनी कहां पर है। किडनी इस जगह पर लोकेटेड है, किडनी इस जगह पर लोकेटेड है, जरा देखिए। भले पेरिटोनियम नाम की कवरिंग के बाहर में किडनी लोकेटेड है, भले पेरिटोनियम नाम की कवरिंग के बाहर में किडनी लोकेटेड है, लेकिन क्या इन्हीं फोल्ड्स की वजह से क्या किडनी को भी सपोर्ट नहीं मिला? जवाब बिल्कुल मिला। तो किडनी को भी रखने के लिए देखिए इसने कुछ ना कुछ तो सरफेस जरूर प्रोवाइड किया, लेकिन हाँ, किडनी इसके बाहर जरूर चला आया। तो ये तो अलग दूसरे चैप्टर की कहानी है कि फिर किडनी के लिए क्या व्यवस्था की गई। तो स्क्लेटल सिस्टम का कहानी है कि किडनी के बाहर किस किस नाम के लेयर्स यानी कवरिंग्स पाए जाते हैं, उसको आगे इलैबोरेट नहीं करेंगे। लेकिन कहा जाता है, तो चलिए अभी तक क्या क्या बेसिक शब्द आपसे परिचय हुआ। थोरैक्स किसे कहते हैं, एब्डोमेन किसे कहते हैं, अपर एब्डोमेन किसे कहते हैं, लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विस किसे कहते हैं, पेरिटोनियम नाम की कवरिंग किसे कहते हैं, सिलोम नाम का स्पेस किसको कहते हैं, और सिर्फ किडनी ही इसके बाहर में होता है। अब डेवलपमेंट, हम लोग थे टेस्टिस पर, फिर से टेस्टिस पर आते हैं। अब जरा सोचिए कि एक मेल चाइल्ड की फिलहाल डेवलपमेंट हो रही है, मेल चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही है, और मेल चाइल्ड, मेल हो या फीमेल, डेवलपमेंट में तो 9 मंथ्स ही लगते हैं, जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स है। तो 7वें महीने तक में टेस्टिस नाम का जो ऑर्गन है, इसी लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विस में, चलिए ब्लैक कलर से बनाते हैं, इसी लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विस में डेवलप हो रहा था। चलिए उम्मीद करते हैं यहां से फिर से हम लोग देखते हैं हम लोग। तो जब मेल चाइल्ड की जब यहां पर डेवलपमेंट हो रही थी, तो मेल चाइल्ड के डेवलपमेंट के समय लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विस में टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। लेकिन 7वें महीने होने के बाद ये क्या हुआ, यहां से नीचे आना शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि नीचे कैसे आएगा। उम्मीद करते हैं इस जगह, इस चलिए एक नया इमेज यहां पर बना लेते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, एक नया इमेज यहां पर बना लेते हैं, इस जगह से बनाते हैं, इसने दूर का स्ट्रक्चर फिर से डेवलप करते हैं। तो ये रहा हम लोग को पेरिटोनियम, नीचे की लेयर हम लोग को पेरिटोनियम के दिख रही है यहाँ पर, और टेस्टिस हम लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है। टेस्टिस फिलहाल हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं लोअर एब्डोमेन, इसके नीचे स्क्रोटम नाम का पाउच होता है। अभी जस्ट हमने कहा कि स्क्रोटम नाम का पाउच है, तो लोअर एब्डोमेन के नीचे यहाँ पर स्क्रोटम नाम का पाउच है। तो इस लोअर एब्डोमेन और स्क्रोटम नाम के पाउच के बीच में क्या रहते हैं? स्पेस, ओपनिंग। लोअर एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच में क्या रहते हैं? कुछ स्पेस है, ओपनिंग है। इसी ओपनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं इंग्विनल कैनाल, ठीक है। तो ये था लोअर एब्डोमेन, ये है स्क्रोटम, दोनों के बीच में क्या है? यहाँ पर कुछ ओपनिंग है, इसी ओपनिंग का नाम रखते हैं हम लोग इंग्विनल कैनाल। फिर से आते हैं, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस को कुछ रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है पकड़ कर रखते हैं अपनी जगह पर। इस रस्सी नुमा स्ट्रक्चर का नाम होता है स्पर्मैटिक कोड। इस रस्सी नुमा स्ट्रक्चर का नाम होता है स्पर्मैटिक कोड। और 7वें महीने के डेवलपमेंटल फेज में धीरे धीरे क्या होते हैं? स्पर्मैटिक कोड क्या होते हैं? इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। इमेजिन कीजिए, जब इस स्पर्मैटिक कोड की लंबाई धीरे धीरे बढ़ेगी तो टेस्टिस खुद ब खुद यहां से नीचे आना शुरू होगा। और ये देखिए टेस्टिस धीरे धीरे नीचे आते आते धीरे धीरे कैसा होगा? एक समय ऐसा आएगा जब स्पर्मैटिक कोड की लंबाई काफी बढ़ चुकी रहेगी और टेस्टिस देखिए काफी ज्यादा डिसेंट होकर लगभग यहां तक आ चुका रहेगा। एक समय ऐसा और भी आएगा जब इसकी लंबाई बढ़ने की वजह से ये जो टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर है, इंग्विनल कैनाल नाम की ओपनिंग से भी नीचे आएगा, क्योंकि रास्ता दिख रहा है, और यहां से नीचे आने के बाद टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पहुंच जाएगा। और इमेजिन कीजिए जब ये पहुंचेगा तब सेम स्ट्रक्चर आपको कैसा नजर आएगा? सेम स्ट्रक्चर, स्पर्मैटिक कोड है, और ये देखिए टेस्टिस कहां से कहां तक पहुंच गया। जिस टेस्टिस की डेवलपमेंट पहले कहां हो रही थी? लोअर एब्डोमेन पेल्विस में, वहां से डिसेंड होकर नीचे स्क्रोटम के अंदर पहुंच गई। घटना कब घटती है? 7वें महीने। जेस्टेशन पीरियड किसे कहते थे? मेरे ख्याल से याद होगा, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो 9 मंथ्स की थी उसे हम लोग कहते थे जेस्टेशन पीरियड। उसमें 7वें महीने में घटना घट रही है, यानी दोनों तरफ यही घटना घटी होगी। इधर भी सेम टू सेम स्पर्मैटिक कोड, स्पर्मैटिक कोड की लंबाई बढ़ेगी, नतीजा टेस्टिस धीरे धीरे नीचे आएगा। चलिए लंबाई इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग। स्पर्मैटिक कोड की लंबाई बढ़ा लिया, टेस्टिस नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये लोअर एब्डोमेन से टेस्टिस कहां पहुंच गया? स्क्रोटम के अंदर पहुंच गया। घटना पूछता है किस महीने में घटी? तो 7वें महीने। एक और क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड है, अगर ये भी पूछे, पहले तो ये देख लेना कि आखिर फायदा क्या होगा। पहले से फायदा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। दरअसल कहा जाता है कि जो लोअर एब्डोमेन का जो तापमान, जो टेम्परेचर है, और जो स्क्रोटम के अंदर का जो तापमान यानी जो टेम्परेचर है, दोनों के बीच में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। एब्डोमेन का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, और स्क्रोटम का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड एब्डोमेन की तुलना में क्या है? कम है। और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए
तापमान लोअर एब्डोमेन का अनफेवरेबल होता है और 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान स्क्रोटम के अंदर कम होने की वजह से इसे फेवरेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन काफी बेहतरीन तरीके से होता है। और यही वजह है कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का आना काफी आवश्यक हो जाता है, जो कि 7वें महीने में घटना घटती है। यानी कि पक्का है कि टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर रहना इट इज एसेंशियल, इट इज हाईली एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दैट मींस ये प्रक्रिया, ये स्पर्मेटोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए काफी आवश्यक साबित हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन यहीं से जोड़ देगा, क्या होगा अगर 7वें महीने में इसे यहां से डिसेंट होना चाहिए था, डिसेंट ना हो तो एक डिजीज होगी, उस डिजीज का नाम होता है क्रिप्टोकाइडिज्म, CRYPTOCHIDISM। ये भी मेरे ख्याल से मैंने वहां पर लिख दिया है आपको। व्हाट इज क्रिप्टोकाइडिज्म? अनडिसेंडेड टेस्टिस, वैसे मेल्स जिसमें टेस्टिस नीचे नहीं आ पाया होगा, दैट मींस लोअर एब्डोमेन के अंदर ही रह जाए, इसी बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं हम लोग क्रिप्टोकाइडिज्म। तो क्या ऐसे किसी बच्चे को दिक्कत होगी जैसे जो कि क्रिप्टोकाइडिज्म से सफर कर रहा होगा, क्या उसे दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से बच्चे में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं होगी, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। दैट मींस इसका नीचे आना आवश्यक है, नहीं आएगा तो होगा, कहा जाएगा क्रिप्टोकाइडिज्म, और नतीजा इसका क्या होगा? इनफर्टिलिटी। तो इसको क्या ठीक किया जा सकता है? अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, किसी कोई अगर पूछ दे, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। आजकल के संदर्भ में देखा जाए सर्जरी, इट इज वेरी 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 गुड मेथड, इसको नीचे लाना काफी आसान है सर्जिकल मेथड से। लेकिन एक छोटा सा चीज और, आपको थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि स्पर्मेटिकोड की लंबाई बढ़ती चली गई और बढ़ते 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 एक समय आया जब इसके अंदर आ गया। आखिर स्पर्मेटिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि स्पर्मेटिकोड के अंदर क्या कुछ मसल भी पाए जाते हैं? वैसे तो इस स्पर्मेटिक कोड नाम के स्ट्रक्चर के अंदर, नाम ही कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सीनुमा स्ट्रक्चर, इस स्पर्मेटिक कोड रस्सीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे चीज हैं। इसके अंदर आर्टरी भी हैं, इसके अंदर वेन्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, लिम्फेटिक वेसल भी है और एक मसल भी है। यानी इसके अंदर आर्टरी है, वेन्स है, लिम्फेटिक वेसल्स है, नर्व्स भी है और मसल भी है, इसलिए नाम अक्सर इस मसल का पूछा जाता है और सबको मिला के एक साथ कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इसके अंदर जो मसल पाया जाता है, इस मसल का नाम होता है क्रीमेस्टर मसल, CREMASTER। ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट, 2 मसल के नाम यहां से आपको इंपॉर्टेंट है। पहला स्पर्मेटिक कोड के मसल का नाम पूछेगा तो आंसर होगा क्रीमेस्टर मसल, और दूसरा जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के बाहर के सरफेस पर भी तो मसल्स होते हैं, स्क्रोटम के बाहर के सरफेस पर जो मसल्स होते हैं इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डार्टस। इस मसल का नाम रखते हैं डार्टस मसल, DARTOS, डार्टस मसल। फिर से अगला क्वेश्चन यहां पर, तो क्या एक बार टेस्टिस जब इस स्क्रोटम नाम के सैक में नीचे की तरफ आ जाता है, तो क्या इस क्रीमेस्टर मसल का पर्पस या डार्टस मसल का जो फंक्शन है समाप्त हो जाता है कि आगे भी जारी रहता है? जवाब है लाइफ लॉन्ग ये जारी रहता है, क्योंकि मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन की घटना है ये थ्रू आउट लाइफ चलती है, यानी पूरे जिंदगी भर चलती है। अब बार बार कह रहे हैं कि अगर स्पर्म प्रोडक्शन कराना है तो इसका तापमान क्या होना चाहिए? लगभग इसकी तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये एक क्या कह सकते हैं, एक कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर ये है कि इसके स्पर्म प्रोडक्शन कराने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको मेंटेन करना ही पड़ता। इमेजिन कीजिए कि अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में तापमान काफी हाई हो जाए, टेम्परेचर काफी हाई हो जाए, तो वैसी स्थिति में टेस्टिस को और ठंडा रखना होगा और कूल डाउन करने के लिए इस क्रीमेस्टर मसल की लंबाई और बढ़ जाएगी और इस मसल की लंबाई भी बढ़ जाएगी और डार्टस मसल भी लूज पड़ जाएंगे। नतीजा टेस्टिस को और नीचे आने का मौका मिलेगा, नतीजा तापमान कम जाएगा। और जस्ट अपोजिट ठंडे के दिनों में अगर देखा जाएगा तो इसको फिर से ऊपर, क्योंकि ठंडे के दिनों में वाकई फिर से कोल्ड टेम्परेचर, और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन बाधित होगा, यानी इसको थोड़ा सा हीट चाहिए। और वैसी स्थिति में फिर से क्या होगा, इस क्रीमेस्टर मसल की लंबाई क्या होगी, फिर से कम जाएगी और साथ साथ डार्टस मसल भी थोड़े से सिकुड़ जाएंगे। नतीजा इसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस थोड़ा सा एब्डोमेन की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, इसका तापमान फिर से हाई होगा, फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काफी बेहतर। दैट मींस क्रीमेस्टर मसल और जो डार्टस मसल है जो कि स्पर्मेटिक कोड और स्क्रोटम के बाहर के सरफेस पर हैं, ये लाइफ लॉन्ग काम आते हैं। और अगर फंक्शन पूछे व्हाट इज द पर्पस, बहुत आसान सा है, सीजनल मूवमेंट ऑफ टेस्टिस अप एंड डाउन विद इन स्क्रोटम। ये अगर ये मसल ना हो तो पॉसिबल नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हल्के फुल्के दिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहां पे एक ओपनिंग के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट ओपनिंग के बारे में डिस्कस किए थे। इस इंपॉर्टेंट ओपनिंग का नाम क्या रखे थे हम लोग, इन्ग्विनल कैनाल। तो जिस तरीके से एक डिसऑर्डर यहां पर हमने आपको बताया, इसका नाम था क्रिप्टोकाइडिज्म, मतलब अगर ये नीचे ना आ पाए, अंदर ही एब्डोमेन में रह जाए, क्रिप्टोकाइडिज्म कहेंगे। यहां पे एक और डिसऑर्डर पूछा जाता है, इन्ग्विनल हर्निया। तो अगला डिसऑर्डर यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर इन्ग्विनल हर्निया। चलिए देख लेते हैं इन्ग्विनल हर्निया। देखिए हर्निया बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। हर्निया, अगर कोई भी स्ट्रक्चर उसका स्थान तो फिक्स होता है,
अगर वो अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर जाए, इसी को हम लोग कहते हैं हर्निया। सिंपल, कोई भी एक जगह का स्ट्रक्चर अगर दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो इसी को हम लोग हर्निया कहते हैं। जरा सोचिए, तो इस लोअर एब्डोमेन में क्या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है? बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग जेजुनोमिलियम कहा करते हैं। बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, 6 मीटर लंबा लगभग स्ट्रक्चर है। तो अगर यहां पर इंग्विनल कैनाल नाम का स्ट्रक्चर यानी ओपनिंग मौजूद है, तो क्या इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि लगभग काफी लंबा से एक्टिव है, क्या वो इस इंग्विनल कैनाल से होते हुए क्या वो भी स्क्रोटम के अंदर पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकता? बिल्कुल आ सकता है। और अगर आ जाए, इसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग इंग्विनल हर्निया। दैट मींस, फिर से चलिए ब्लैक कलर से बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा था और स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में क्या हुआ, कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे क्या हो गया, इसका थोड़ा सा हिस्सा नीचे की तरफ आकर ये देखिए इसके अंदर से गुजर गया। इसी कंडीशन को हम नाम देते हैं इंग्विनल हर्निया। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखता है कि इंग्विनल कैनाल से भी क्या कोई डिसऑर्डर है? दिस इज कॉल्ड इंग्विनल। कौन नीचे आता है? तो जनरली ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही नीचे आता है। ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए कुछ नए स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पर सीखने को मिला। यहाँ पर व्हाट इज डायफ्राम, व्हाट इज पेरिटोनियम, व्हाट इज सीलोम, सीलोम और पेरिटोनियम के अंदर कितने चीज हैं, बाहर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर, उसका नाम है किडनी। लोअर एब्डोमेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पेल्विस। और फिर से देखिए लोअर एब्डोमेन जिसको पेल्विस भी कहते हैं, वहां से स्क्रोटम में आने के लिए ओपनिंग थी, नाम था इंग्विनल कैनाल। किस तरीके से टेस्टिस नीचे आया और जो मसल्स के नाम थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहेंगे हमेशा। चलिए और डिटेल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर से टेस्टिस के अंदर आते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि स्पर्मेटिक कोट की जो लंबाई है, क्या वो 7वें महीने की जेस्टेशन पीरियड है, क्या उसके पहले भी वो बढ़ती रहती है या 7वें महीने से ही बढ़ने की शुरुआत होती है? ये जो प्रोसेसिंग है, इस कंप्लीट प्रोसेसिंग को होने में लगभग 7 से 10 दिन का ही समय लगता है। इसलिए 7वें महीने में इसकी शुरुआत होती है या 7वें महीने में भी समाप्त भी हो जाता है। इसलिए 7वें महीने से पहले स्पर्मेटिक कोट की लंबाई बढ़ने की शुरुआत नहीं होती है। 7वें महीने में शुरू होगा, 7वें महीने में फिनिश होगा। चलिए इसका आंसर मैंने दे दिया। एक और क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, इजैकुलेशन के समय क्या टेस्टिस वापस एब्डोमेन में जाता है? ध्यान रखिएगा, टेस्टिस कभी भी एब्डोमेन में वापस नहीं जाता। एक बार 7वें महीने में टेस्टिस नीचे आ गया तो वो नीचे ही रहेगा जब तक कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम या डिजीज या कुछ परेशानी उसे ना हो जाए। टेस्टिस कभी भी वापस एब्डोमेन में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस अप एंड डाउन होते रहते हैं। और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन दोनों मसल्स की सहायता से आपको अभी जस्ट हमने समझाया। टेस्टिस कभी भी वापस एब्डोमेन में नहीं लौटेंगे। बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया है कि क्या टेस्टिस पेरिटोनियल लेयर के अंदर है? बिल्कुल, अभी उस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी उस चीज को हमने पढ़ाया ही नहीं, अभी जस्ट उसी चीज पर जंप करने वाले हैं। कवरिंग्स अराउंड टेस्टिस, अगला हेडिंग हम लोग चुन लेते हैं, कवरिंग्स अराउंड टेस्टिस। इससे टेस्टिस के बाहर के क्या क्या लेयर्स हैं, कवरिंग्स हैं। अभी सिर्फ एक बेसिक टेस्टिस डिसेंड कैसे होता है, स्क्रोटम में आता कैसे, इसको सिर्फ हमने डिस्कस किया। अब उसके कवरिंग्स और डिटेल्स अभी उस पर हम लोग जंप कर रहे हैं। जो भी चीज हम लोग यहाँ पर फिलहाल पढ़ रहे हैं दैट इज टोटली कॉन्सेप्चुअल। इसमें सिर्फ और सिर्फ समझ है, कॉन्सेप्चुअल है। एंड ऑल द लाइंस आर लिंक्ड, सभी लाइन आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अगर आपका कोई भी लाइन बीच में मिस होता है तो शायद अगला लाइन भी मिस हो जाए। इसलिए हर लाइन को जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुने। वापस थोड़ा सा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही लोअर एब्डोमेन हमने यहाँ पे बनाया ही था। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। लोअर एब्डोमेन पेल्विस था, अम्बिलिकल कोड यहाँ पर दिखता भी था। अभी जस्ट हमने यहाँ पे इंगुइनल कैनाल दोनों तरफ बना सकते हैं, किसी एक ही तरफ समझा देते हैं। चलिए दोनों तरफ भी बना लेते हैं। इंगुइनल कैनाल यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को, और स्क्रोटम नाम का स्ट्रक्चर मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। जरा सोचिए, अभी जस्ट हमने कहा कि यहाँ पर पूरे एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स पेरिटोनियम नाम की कवरिंग के अंदर थे। हमने कहा कि एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स पेरिटोनियम नाम की, मान लेते यही पेरिटोनियम नाम की कवरिंग है। ब्लू सा भी इसको दिखाया भी था, सिर्फ किडनी को छोड़कर। तो टेस्टिस जब नीचे की तरफ आ रहा था, इमेजिन कीजिए कि यही टेस्टिस है, यही स्पर्मेटिक कोड है, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो क्या रास्ते में पेरिटोनियम आया होगा या नहीं आया होगा? बिल्कुल रास्ते में पेरिटोनियम है। तो क्या ये टेस्टिस जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या जब ये टेस्टिस नीचे की तरफ आ रहा है, चलिए नीचे लाते हैं इसको, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, ये रहा टेस्टिस,
तो क्या ये पेरिटोनियम को फाड़ करके नीचे इंग्युइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम तक आएगा? जवाब नहीं, इसको दबाते हुए नीचे की तरफ आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका कवरिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो टेस्टिस क्या करेगा, इस पेरिटोनियम नाम की कवरिंग के ऊपर प्रेशर डालेगा, फाड़ेगा नहीं, प्रेस करेगा और अपने संग संग उसको दबाते हुए नीचे आएगा। तो इमेजिन कीजिए जब एक घटना घटी होगी तो सेम इमेज इधर की तरफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। इधर फिलहाल ऐसा दिख रहा है, इधर देख लेते हैं कैसा हो रहा होगा। तो सेम स्पर्मेटिक कोड, लंबाई बढ़ते चली जा रही है, टेस्टिस नीचे आता चला जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा पेरिटोनियम को दबाएगा और दबाने की वजह से अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। पेरिटोनियम भी देखिए, पेरिटोनियम स्क्रोटम के अंदर भी पहुंच चुका है और नतीजा ये पूरे स्पर्मेटिक कोड की लंबाई बढ़ी, स्पर्मेटिक कोड की लंबाई बढ़ी और बढ़ने के साथ साथ ये जो टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर है ये फिलहाल कहां पहुंच चुका, स्क्रोटम के अंदर आ गया। यानी कि टेस्टिस के बाहर में पेरिटोनियम नाम के लेयर की कवरिंग भी जरूर होगी। ध्यान दीजिए, वापस आएंगे अभी और डिटेल इसको करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इस टेस्टिस के बाहर कितने लेयर्स की कवरिंग है। फिलहाल तो आपको एक ही लेयर की कवरिंग दिख रही है, वो दिख रहा है आपको पेरिटोनियम, लेकिन वाकई ऐसा नहीं है। इस टेस्टिस के बाहर में टोटल 3 लेयर की कवरिंग है, 3 लेयर की कवरिंग, और उसी तीनों लेयर को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। चलिए इधर बनाते हैं, किसी भी इमेज को टच नहीं करते हम लोग, इधर बनाते हैं हम लोग। ये रहा टेस्टिस, ये रहा टेस्टिस, ठीक है। 3 लेयर की कवरिंग बनाना है। इसको ब्लैक से बनाना चाहिए था, ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम हो गया, शुरू करें कि नहीं? और छोड़ दें ना। कवरिंग से अराउंड टेस्टिस हम लोग आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। कवरिंग से अराउंड टेस्टिस अगले क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट नाम आएंगे, सिर्फ आपको हिंट दे देते हैं। टेस्टिस के बाहर में सिर्फ हिंट दे रहे हैं। टेस्टिस के बाहर में भी 3 लेयर की कवरिंग आएगी। एक कवरिंग आएगी जो बिल्कुल चिपकी रहेगी, इसका नाम हम लोग रखा करेंगे ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इसके बाहर एक और कवरिंग आएगी, उसका नाम रखेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इसी एल्बुजिनिया की वजह से इसके अंदर कुछ पार्टीशंस भी डेवलप होगा। और इसके बाहर एक और लेयर आउटर मोस्ट देखने को मिलेगी, इसका नाम रखेंगे ट्यूनिका वजाइनैलिस। तो 3 लेयर होगा। एक रेड से, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, काफी वक्त देंगे हम लोग, काफी क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। टेस्टिस के बाहर सबसे अंदर एक रेड कलर की एक कवरिंग हमने बनाई, इसका नाम रखेंगे ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जबरदस्त ब्लड सप्लाई होगा। उसके बाहर एक और ब्लू कलर से एक लेयर हमने दिखाने की कोशिश की, इसका नाम रखा करेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो टेस्टिस के अंदर पार्टीशन भी बनाएगा। और सबसे बाहर की तरफ जो एक और लेयर हमने बनाने की कोशिश की, इसका नाम रखेंगे ट्यूनिका वजाइनैलिस। तो क्वेश्चन यही है, ये जो ट्यूनिका वजाइनैलिस है ये आखिर कौन है? यही तो है पेरिटोनियम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूनिका वजाइनैलिस एग्जैक्टली क्या है? तो ट्यूनिका वजाइनैलिस ही एग्जैक्टली पेरिटोनियल जो फोल्ड है, इसी का नाम आगे हम लोग बदल देंगे, इसी का नाम रख देंगे ट्यूनिका वजाइनैलिस। इसको अगले क्लास में बेहतर तरीके से उसको बड़े साइज में ड्रॉ करते हुए इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर है तो। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज टेस्टिकुलर लोब्यूल। पहले भी आपको हमने कहा कि हर लाइन जुड़ा हुआ है, जब तक उस लाइन पर नहीं पहुंचे क्वेरी करना ही बेकार है। जस्ट वेट, उस वर्ड को कभी ना कभी एक्सप्लेन करने की बारी आएगी। सपोज कि अभी हमने कहा कि इसके अंदर कुछ सेप्टा है, तो इसके अंदर जब कुछ पार्टीशन रहेंगे तो क्या इसके अंदर कुछ अलग अलग स्पेस बन गए? इन्हीं स्पेस को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अभी तो पढ़ाना बाकी है, इसलिए उस क्वेश्चन को पूछने का कोई अभी औचित्य नहीं दिख रहा था मुझे। दरअसल क्वेश्चन आपने पूछा क्या इंगुलर हर्निया में लॉन्ग इंटेस्टाइन भी नीचे आते हैं? जवाब है शायद नहीं, बहुत ही कम, क्योंकि लॉन्ग जो लॉन्ग तो नहीं, उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाना चाहिए, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन काफी वाइड ल्यूमेन, वाइड मतलब कि उसकी जो डायमीटर है काफी मोटी होने की वजह से इंगुलर कैनाल से जनरली वो डिसेंड नहीं हो पाते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर सिर्फ मूव नहीं करता, बल्कि स्क्रोटम की लंबाई भी ज्यादा और कम होती है, क्योंकि उसमें डार्टस मसल है। अभी जस्ट हमने कहा क्योंकि डार्टस मसल की लंबाई बढ़ेगी तो स्क्रोटम की लंबाई बढ़ी, तो टेस्टिस को और नीचे आने का मौका मिला, और नीचे आने का मौका मिलने की वजह से इन्वायरमेंटल एयर की वजह से उसका तापमान कमता है। ये है स्क्रोटम के मसल को डार्टस मसल कहते हैं, स्पर्मेटिक कोड के मसल को क्रीमास्टर मसल कहते हैं। ये मसल का क्वेश्चन पूछा गया। क्या सर? और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। टाइम ओवर है, इसलिए अगले क्लास में ही इसको डिटेल में लोग चलेंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी टर्म्स, जो भी क्वेरी आपके दिमाग में जनरेट हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं नेचुरली इस चैप्टर में आ जाएंगे, नेचुरली वो आएगा मेरे साथ।
इसलिए जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, इसलिए समय से पहले उसको पूछने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, और भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आपके पास ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर क्वेश्चन हम लोग को सेंड करें, जो भी है हम लोग उसकी भरपूर कोशिश करेंगे आपको तत्काल बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके। आप क्वेश्चन वहां पर भेजें फिलहाल। थैंक यू।